नमस्कार दोस्तों। आरपीएससी ने क्या पूछा है, आरपीएससी क्या पूछेगा, इसमें आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ग्रुप थ्योरी यानी समूह सिद्धांत। आज हम पढ़ने जा रहे हैं समूह सिद्धांत को। तो देखिए, समूह सिद्धांत काफी बड़ा टॉपिक है। आप जानते भी होंगे, यूजी में आपने पूरी एक बुक पढ़ी है और पूरी बुक जो है वो हमारे सिलेबस में भी है। तो काफी कुछ इसके पास है जो आपको समझना है, उसके ऊपर क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। लेकिन मैं आपको थोड़ा सा इसको समराइज करने की कोशिश करूंगा आज के लेक्चर में। मैं बताना चाहूंगा कि आरपीएससी क्या चाहती है इस टॉपिक से, इस टॉपिक का वेटेज क्या रहता है, इस टॉपिक में कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कैसे आप एक ठीक ठाक अच्छी तैयारी जो है वो आप इससे कर सकते हैं और एक अच्छे क्वेश्चन जो है वो उसमें से कवर हो सकते हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो हमारा लेक्चर है वो है लेक्चर नंबर 16 और हम ग्रुप थ्योरी पे बात करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली जो चीज़ है, देखिए अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि आरपीएससी ने कितने क्वेश्चन अब तक पूछे हुए हैं। सारे टोटल क्वेश्चनों के सॉल्यूशन मैं आपको कराऊंगा। जितने सालों में जो आरपीएससी के एग्जाम हुए हैं 2011, 13, 15, उनमें कितने कितने क्वेश्चन कौन कौन से पेपर में से आए हैं वो आपको मैं करवाऊंगा। ऑन एन एवरेज जो है ये टॉपिक जो है वो काफ़ी बड़ा माना जाता है। 5-5 क्वेश्चन जो है पूरा बंच मिलता है, कई बार 5-5 क्वेश्चन, जो कि बहुत ज़्यादा है। कंपटीशन के लिहाज से जब आपके एक टॉपिक में से एक क्वेश्चन आ रहा हो, वहां पे अगर एक टॉपिक 5 क्वेश्चन दे रहा है तो बड़ा टॉपिक तो ऑब्वियसली है ही, और आप इसे बिल्कुल छोड़ भी नहीं सकते कि एकदम बिना हाथ लगाए आप इसे निकल जाएं। क्योंकि हर टॉपिक जो बड़ा होता है उसमें इजी क्वेश्चन भी होते हैं, आसान भी होते हैं, टफ भी होते हैं। अब टफ छूट गए कोई बात नहीं, कोई धोखा नहीं है, क्योंकि टफ थे तो उसके लिए पूरा पढ़ना पड़ता, पूरा हमने पढ़ा नहीं था इसलिए वो छूटना स्वाभाविक था। लेकिन जो इजी क्वेश्चन होते हैं, बस सिर्फ ये थे कि एक लाइन लिखनी थी और उसका आंसर आ जाता, अगर वो भी हमसे छूट जाते हैं या हमने थोड़ा सा उसको नहीं पढ़ा, हाथ ही नहीं लगाया, इस वजह से वो छूट जाते हैं, तो कहीं ना कहीं पछतावा होता है कि भाई क्यों छोड़ा यार, थोड़ा बेसिक तो पढ़ ही लेते हैं, एटलीस्ट बेसिक से कवर हो जाता है। तो मैं वैसे ही उन्हीं क्वेश्चनों के बारे में बात करने वाला हूँ। नॉर्मली मुझे लगता है इस बार के हिसाब से बात करूँ तो 3 क्वेश्चन मैं लगभग मान के चलता हूँ, 3 से 4 क्वेश्चन, 3 to 4 क्वेश्चन जो है वो मैं एक्सपेक्टेड मान के चल रहा हूँ। अब ऐसे आप ये मत सोचिएगा सर 5 बता रहे हैं या तो 3 आ रहे हैं। देखिए कई साल ऐसे भी है, एक साल ऐसा भी गुजरा है जिस साल ग्रुप थ्योरी के हाथ ही नहीं लगाया, एक ही क्वेश्चन ग्रुप थ्योरी से नहीं दिया। वो तो पेपर बनाने वाले पे डिपेंड करता है कि वो किसी टॉपिक को कितना तवज्जो देता है, कितना महत्वपूर्ण मानता है, क्वेश्चन डालने चाहिए नहीं डालने चाहिए। क्योंकि कोई लिखा हुआ तो है नहीं सिलेबस के अंदर कि भाई ग्रुप थ्योरी के 2 आएंगे या 3 आएंगे। हम तो जो पुराने साल के पेपर है उनसे अंदाजा लगाते हैं भैया क्या रह सकता है। तो मुझे लगता है कि भैया हाँ 3-4 क्वेश्चनों का ये टॉपिक बनता है, आप 3-4 क्वेश्चन आराम से अच्छे इसमें डाल सकते हैं। तो मैं उन्हीं 3-4 क्वेश्चनों के बारे में बात करूंगा कि आप 3-4 क्वेश्चन किन चीजों पे आ सकते हैं। देखिए सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट हिस्सा इसका है वो है ग्रुप की परिभाषा। सबसे पहले तो ग्रुप को पढ़िए, जम के ग्रुप को पढ़िए, टाइम दीजिए ग्रुप को, आधा 1 घंटा 1.5 घंटा ग्रुप की परिभाषा को समझिए। उसमें जो एलिमेंट है, जो चीजें हैं, जैसे संवर्त, क्लोज होना, ठीक है, संवर्त को पढ़िए, क्या है संवर्त, अच्छे से पढ़िए। एक बार रुकिए, अगर ये परिभाषा समझ में आ गई ना, इसमें बहुत खेल है, इस परिभाषा में बहुत खेल है। अगर आपने सही से परिभाषा पढ़ ली, संवर्त, साहचर्य, तत्समक और प्रतिलोम, जल्दबाजी मत करिएगा, ये मत पढ़िए। तो 4 नाम मैं आपके सामने लिख रहा हूँ, ये 4 नाम लिखने से अगर ग्रुप बन गया तो फिर हो गया ग्रुप। ये चारों नाम जो लिखे पड़े हैं, चारों नाम गहरे हैं, इनमें गहराई है, इनकी जो गहराई है वो आपको समझनी है। जैसे मैंने कहा परिभाषा पे रुकिए, परिभाषा पे रुकिए, कम से कम आधा घंटा, एटलीस्ट आधा घंटा इस परिभाषा को दीजिए, सुनिए। कौन संवर्त, क्या मतलब होता है संवर्त का, क्या मतलब होता है साहचर्य का, तत्समक, प्रतिलोम, साहचर्यता कैसे चेक करते हैं, कौन साहचर्य होता है तो कैसा दिखता है, नहीं होता है तो कैसा होता है। एक चीज को ना एकदम खोल खोल के देखिए, समझिए कि हो क्या रहा है। तत्समक पे आइए, तत्समक को समझिए। दायां तत्समक, देखिए तत्समक सामान्य नहीं है, तत्समक होता कौन है, ग्रुप का ही कोई अवयव होता है क्या, ग्रुप से बाहर हो सकता है क्या, 2 हो सकते हैं क्या, 2 तत्समक हो सकते हैं क्या। एक एक सवाल अपने आप से पूछिए और उसके जवाब ढूंढिए। दायां तत्समक, खाली दायां हो तो, बायां ना हो तो, या बायां हो दायां ना हो तो, ऐसे छोटे छोटे सवालों के जवाब खुद से ढूंढते हुए इस परिभाषा को पूरा करिए। ऐसे ही प्रतिलोम अवयव पे जाइए, क्या 2 अवयव सेम अवयव के, एक ही अवयव के 2 प्रतिलोम हो सकते हैं क्या, क्या 2 अलग अलग अवयवों का सेम प्रतिलोम हो सकता है क्या दायां प्रतिलोम हो सकता है, बायां नहीं हो सकता क्या, हो सकता है क्या, ये नहीं हो सकता है क्या। ऐसे करके आप इसको, इस परिभाषा को आधी घंटा दीजिए। विश्वास करिए इस परिभाषा के अंदर ग्रुप थ्योरी की पूरी बनावट छुपी पड़ी है। अगर आपने ये परिभाषा ढंग से समझ ली तो यूं समझिए ग्रुप थ्योरी का आधा काम आप कर चुके। इतनी गहरी परिभाषा है ये। मैं जब समझाता हूं मुझे बहुत टाइम लगता है इस परिभाषा समझाने, क्योंकि बहुत कुछ छुपा हुआ है इस परिभाषा के अंदर, बहुत कुछ, क्योंकि पूरा नाम ही ग्रुप पे, तो ग्रुप की इस परिभाषा के इर्द गिर्द ही सब कुछ बना हुआ है। तो इस पे आके काम करिए। जब ये पूरा हो जाए तो क्रम विनिमयता पे आइए, चेक कीजिए कि क्रम विनिमयता कैसे चेक की जाती है।
और क्रम विनिमय ग्रुप कैसे होते हैं, कौन से ग्रुप क्रम विनिमय होते हैं, कौन से नहीं होते। इसमें से जो और इंटरेस्टिंग टॉपिक है वो है हमारा तत्समक अवयव। तत्समक अवयव कैसे निकालते हैं ये जरूर करिएगा। जितने क्वेश्चन आएंगे ग्रुप थ्योरी के, एटलीस्ट एक क्वेश्चन तत्समक का जरूर पूछा जाता है। आप पीछे के पैटर्न को झांकिए, तत्समक अवयव पूछा गया कि भैया ये संक्रिया है, बताइए इस संक्रिया के हिसाब से तत्समक क्या होगा। या एक दे दिया हमें विभाग ग्रुप दे दिया G/H, इस G/H का तत्समक अवयव कौन सा है, ठीक है। कोई संक्रिया दे दी 10 गुणन 6 की संक्रिया दे दी, एक समुच्चय दे दिया, बताइए इसका तत्समक क्या है। तत्समक बहुत पसंद है आरपीएससी को, तत्समक बहुत पसंद है, और जो आरपीएससी को पसंद है वो आप में भी पसंद कर लो फटाफट ताकि नंबर आ जाए। तो इस तत्समक के ना समझो, पकड़ो, ठीक है, ये आपको करना है। दूसरा है चक्रीय। चक्रीय ग्रुप बहुत पसंद है, बहुत फेवरेट लगता है। साइक्लिक ग्रुप जिसको कहते हैं, ये बहुत पसंद है, पता नहीं क्यों पसंद है, भगवान जाने, लेकिन चक्रीय ग्रुप को बहुत पसंद करते हैं। और चक्रीय ग्रुप में उसके जनक को बहुत पसंद करते हैं। ये जनक कौन होता है, कोई ग्रुप चक्रीय ग्रुप कब होता है, उसके जनक कैसे निकालते हैं, जनकों की संख्या बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। जनकों की संख्या एक क्वेश्चन आपको पेपरों में मिला ही मिला होगा। जाइए आप चाहे केवीएस एनवीएस किसी और के एग्जाम को भी उठाइए, चक्रीय ग्रुप के जनक जो है ना वो CSIR नेट तक पेपर सेटर को पसंद है। तो ये टॉपिक अच्छा है, चक्रीय ग्रुप के जनक ये। इसके बाद एक और टॉपिक है, वो है सामान्य ग्रुप, सामान्य उपसमूह। मैं इसमें आपको और स्पेसिफिक कर दूंगा कि क्या पढ़ना है, क्या और छोड़ना है। सामान्य उपसमूह, पर सामान्य उपसमूह कह सकते हैं, नॉर्मल सब ग्रुप कह सकते हैं। एक आता है समाकारिता, होमोमॉर्फिज्म कहते हैं समाकारिता, ये भी बहुत पसंद है। इस पे थोड़ा सा गौर करिएगा, समाकारिता को जरूर पढ़िएगा। समाकारिता जब पढ़ें तो उसके साथ साथ उसकी अस्थि के बारे में थोड़ी सी जानकारी ले, क्योंकि ये 3-4 टॉपिक, नंबर 1 तत्समक, नंबर 2 जनक, नंबर 3 अस्थि, नंबर 4 क्रम विनिमयता, और फिर प्रतिलोम अवयव। ये 4-5 चीजों के इर्द गिर्द पेपर चलता है। आपका ग्रुप थ्योरी के जो क्वेश्चन होते हैं वो इन्हीं 4-5 टॉपिकों के इर्द गिर्द पेपर चलता है। तो अस्थि पे थोड़ी सी कमांड करिए, देखिए अस्थि कैसे निकलती है। अगर आप ज्यादा ग्रुप थ्योरी नहीं पढ़ सकते मत पढ़िए, लेकिन ये 4 टॉपिक जो है इनको जरूर पढ़िएगा। इनसे आपके सारे क्वेश्चन इनसे कहीं ना कहीं कोरिलेटेड होंगे, आपस में इंटर रिलेटेड होंगे या बाहर से कोरिलेटेड होंगे, लेकिन होंगे जरूर। इन्हें आप पढ़ सकते हैं, इन्हें पढ़ के आपका कवर हो जाएगा। एक काम और करिएगा, ये सब कुछ जब आप ये देखिए, रिपीट कर देता हूं मैं जो मैंने आपको कहा है वो याद रखिए। नंबर 1 तत्समक अवयव, नंबर 1 तत्समक अवयव, नंबर 2 चक्रीय समूह के जनक, नंबर 3 समाकारिता की अस्थि, और नंबर 4 क्रम विनिमयता, और फिर आता है प्रतिलोम अवयव। इन्हीं के इर्द गिर्द ही आपका पेपर चलेगा, और इन्हीं में अगर आपने कमांड कर ली तो आपके आराम से 4 में से 2 क्वेश्चन, तो अगर 4 आए तो 2 क्वेश्चन आपके ये टॉपिक बना देंगे। हो सकता है चारों के चारों ही बना दे, और ही बढ़िया बात है, लेकिन 2 क्वेश्चन तो आपके ये बना ही देंगे। उसके बाद में अगर 2 क्वेश्चन जो बच जाते हैं वो सारे के सारे पूरी की पूरी ग्रुप थ्योरी जो है वो ज्यादा पेन चलाने के बारे में नहीं है, ज्यादा पेन से सॉल्व करने के बारे में नहीं है, वो सारी के सारी आधारित है थ्योरम के ऊपर, प्रमेय के ऊपर, थ्योरम्स। आपको करना ये है कि आपको नवकार पब्लिकेशन की बुक लिख लीजिए। नवकार पब्लिकेशन डॉक्टर गोखरू की बुक आती है, मेरा कोई कमीशन नहीं है इसमें, किसी प्रकार का कोई लेन देन नहीं है किसी भी प्रकार से, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष डॉक्टर गोखरू या नवकार पब्लिकेशन से मेरा कोई संबंध नहीं है, ठीक है। बुक्स जो है वो बहुत अच्छी बुक है, अच्छी बुक की तारीफ तो हर कोई करेगा ही। बुक बहुत अच्छी है और हमारे एग्जाम की दृष्टि से बहुत अच्छी है, तो आप जाइए, पतली सी बुक है, उसमें सिर्फ और सिर्फ जो प्रमेय है, सिर्फ प्रमेय। क्योंकि हुआ ये है कि आरपीएससी ने जो क्वेश्चन पूछे हैं गत वर्षों में, पिछले वर्षों में, वो सीधे के सीधे थ्योरमों को ही पूछा हुआ है। ये थ्योरम को उठाया, उस थ्योरम के 4 ऑप्शन बना दिए, थ्योरम को उठाया, उसके 4 ऑप्शन बना दिए। अगर आपने सिर्फ प्रमेय पढ़ ली, यहाँ पढ़ने का मतलब सिर्फ ये ऐसे नहीं कि ये जैसे तत्समक अवयव अद्वितीय होता है, ऐसे नहीं, थोड़ा सा गहराई से समझना। कौन तत्समक, अद्वितीय का मतलब क्या होता है, ग्रुप में ही अद्वितीय होता है, ग्रुप के बाहर हो सकता है क्या, इस तरीके से थोड़ा सा क्वेश्चन के साथ, ताकि लाइन को समझ के फिर उसके बाद में अगर समझने में दिक्कत है तो मेरे वीडियो देखिए, वहां आपको वो बातें समझ में आ जाएगी। लेकिन सिर्फ स्टेट ऐसे नहीं, कथन को ऐसे रट्टा मार लिया वो नहीं टिकेगा, क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा बहुत हो सकता है घुमा के फिर आके फिर क्वेश्चन पूछे, और फिर एकदम थ्योरम पड़ी हुई रहेगी, रट्टा वो मारा रहेगा तो वो टिकेगा नहीं।
क्योंकि आप कौन सा कंपटीशन, आप तो जो है कोई यूनिवर्सिटी एग्जाम नहीं दे रहे, आप कंपटीशन एग्जाम दे रहे हैं, उसमें ये चीज़ें नहीं चलेगी, थोड़ा बहुत घुमाएगा भी क्वेश्चन को। तो आप थ्योरम पढ़िए प्लस ये जो मैंने बताया ये पढ़िए, और फिर देखिए आपका ग्रुप थ्योरी वाला टॉपिक इजीली कवर हो जाएगा, अच्छे से कवर हो जाएगा। लेकिन जो मैंने कहा, पहले इन टॉपिकों को अच्छे से समझिएगा एक बात, फिर परमे पे पढ़िएगा, पढ़ के परमे क्या कह रही है उसके मायने को समझिएगा, बस इतना काम आपको इसमें करना है। इसके साथ ही आपका क्वेश्चन 4 जो 3 से 4 क्वेश्चन है वो कवर हो जाएंगे। बाकी कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो भी हम लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं तो आपको वो भी पता चल जाएगा, ठीक है। अच्छा, इसके बाद बता देता हूँ आपको कि इनकी जो पीडीएफ है, जो अभी मैं पढ़ा रहा हूँ ये, और इसके बाद जो आरपीएससी में जो क्वेश्चन पूछे गए उनकी सॉल्यूशन जो रहेगा, उसकी जो पीडीएफ है वो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में नीचे दिया हुआ है, आप डिस्क्रिप्शन क्लिक करें, टेलीग्राम ग्रुप में आए वहाँ पे। और जैसे आज जैसे ग्रुप थ्योरी की बनी है तो ग्रुप थ्योरी की पीडीएफ आज शाम तक मैं अपलोड कर दूंगा। तो जैसे जैसे पीडीएफ बनती जाएगी, क्योंकि पढ़ाना पड़ता है, समझाना पड़ता है, फिर पीडीएफ जनरेट होती है तो वो पीडीएफ में फिर शामिल करता जाऊँगा, ठीक है। चलिए आइए क्वेश्चन करते हैं। आज हम करने जा रहे हैं आरपीएससी द्वारा पिछले सालों में जो गत वर्षों में जो क्वेश्चन पूछे हैं ग्रुप थ्योरी से, समूह सिद्धांत से, उन क्वेश्चन को हम कवर करने जा रहे हैं कि कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे। देखिए, हमेशा मैं ये कहता हूँ कि ये तो जो इतिहास को खंगालने का मतलब ये होता है कि आप अंदाजा लगाएं कि फ्यूचर में क्या होने वाला है, भविष्य में क्या होने वाला है। वरना तो अगर आप भूतकाल को खंगाल रहे हैं, सिर्फ उसको रट रहे हैं, उसको याद कर रहे हैं और उससे ये सीख नहीं ले रहे हैं कि भूतकाल में ऐसा क्या हुआ था, क्यों हुआ था, ये क्वेश्चन किस तरीके से पूछे गए हैं, किस तरीके से बनते हैं, अगर आप वो पैटर्न, वो तरीका, वो समझ नहीं पकड़ पा रहे हैं तो फिर बेकार है। आपने इस क्वेश्चन निकाल लिया, वो क्वेश्चन वापस नहीं आने, वो क्वेश्चन आ चुके हैं, वो दोबारा नहीं आने हैं। अब जो आने हैं वो कैसे आने वाले, यही तो पढ़ना है, यही तो पढ़ना है कि भाई अब क्या आ सकता है। ये क्वेश्चन इस तरीके से पूछे गए थे, मेंटालिटी कैसी थी, क्वेश्चन पूछने का तरीका कैसा था, ट्रिक क्या थी, ये किस तरीके से क्वेश्चन बनाए जाते हैं, किस चीज को ऊपर रखते हुए क्वेश्चन बनाए जाते हैं, उससे पकड़िए ताकि तय किया जा सके कि आगे क्या आने वाला है। अगर हम उसे नहीं पकड़ पाएंगे तो फिर तो सब बेकार हो जाएगा। जैसे आज है ग्रुप थ्योरी के लगभग 25 क्वेश्चन मैं आपको कराने वाला हूँ। 25 क्वेश्चन बहुत ज्यादा है, ये क्वेश्चन सारे आ चुके हैं। बहुत इक्के दुक्के क्वेश्चन के चांसेस है जो रिपीट हो सकता है, बस इतना ही है। लेकिन इससे ज्यादा क्वेश्चन जो है वो इस टाइप के होंगे, ये बात कंफर्म है। जैसे क्वेश्चन आरपीएससी के भी मैं आपको दिखाऊंगा, इन्हें समझिए, इनमें हल्का फुल्का बदलाव, हल्का फुल्का चेंज जो होने वाला है उसे पकड़िए। उसे पकड़ेंगे तो आप इन क्वेश्चनों के आधार पर तय कर पाएंगे कि फ्यूचर में जो पेपर होंगे उनमें कैसे क्वेश्चन आएंगे, या आने वाले भी भर्ती में कौन से क्वेश्चन आने वाले हैं, ये बिल्कुल समझ में आ जाएगा आपको। ये समझना ही तो इंपॉर्टेंट होता है, तो मैं आपको वही जो है समझ यहाँ देने वाला हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो ग्रुप थ्योरी हम जो करने जा रहे हैं क्वेश्चन, उनमें एक चीज ध्यान रखिएगा, ग्रुप थ्योरी में एक पेचीदा एक पेज होता है। ग्रुप थ्योरी बहुत आसान है और ग्रुप थ्योरी सेम टाइम पे बहुत मुश्किल भी है। सेम जिसे बही खाता मेंटेन करना आता है, जिसे लिखा पढ़ी का काम ज्यादा आता है, उसके लिए ग्रुप थ्योरी अच्छी है। लिखा पढ़ी से क्या मतलब है, देखिए आप कभी राशन की दुकान पे जाते होंगे तो जो दुकान होती है वो अपना हिसाब किताब मेंटेन करता है। खासकर बनियों की दुकान पे अगर आप जाएंगे तो वो बही में अपना हिसाब लिखते हैं। बही में लिखते हैं भाई अमित जी का, आप पहली बही खोलेंगे उसमें लिखा होगा अमित जी का जो खाता है वो पेज, दूसरी इस बही के अंदर पेज नंबर 57 पे मिलेगा। फिर पेज नंबर 57 खोला, 57 पे मिला कि अमित जी ने ये सामान लिया हुआ है इस साल 2022 का। अगर इससे पहले का कोई मिलान करना है 2021 का तो इस फलानी फलानी बही में जाइए, वहां पे अमित जी का हिसाब 21 का लिखा हुआ है। तो इस तरीके से खुदाई शुरू होती है, ठीक है ना। ग्रुप थ्योरी में सेम यही होता है। ग्रुप थ्योरी में क्या होता है, जब एक क्वेश्चन बनता है तो वो कई थ्योरम को मिक्स करके बनाया जाता है, कई थ्योरम को मिक्स करके बनाया जाता है। लेकिन यहाँ पे एक चीज डिस्क्लेमर डाल देता हूँ कि कंपटीशन टू कंपटीशन ये चीज वेरी करती है। अगर आपका कंपटीशन जैसे सीएसआईआर नेट है, सीएसआईआर नेट में तो 3-4 थ्योरम को मिक्स करके एक क्वेश्चन बनाता है। एक थ्योरम से आप उसको सॉल्व नहीं कर सकते, 3-4 थ्योरम है, उन 3-4 थ्योरम को जोड़ के वो एक क्वेश्चन तैयार किया गया। अगर आपने सही से उन थ्योरम को नहीं पकड़ पाए जिससे वो क्वेश्चन फॉर्मेट किया गया, बनाया गया है, एक भी थ्योरम कम ज्यादा रह गई तो गड़बड़ हो गई, कहानी पूरी बिगड़ जाएगी। लेकिन सेकंड ग्रेड में ऐसा नॉर्मल नहीं है। सेकंड ग्रेड में सबसे अच्छी बात यह है कि क्वेश्चन सीधे टू द पॉइंट पूछे जाते हैं। एक थ्योरम वाले क्वेश्चन है, इक्के दुक्के क्वेश्चन के लिए अपवाद छोड़ सकते हैं आप। लगभग सारे क्वेश्चन एक थ्योरम पर आधारित है, लगभग क्वेश्चन मैं भी आपको दिखाऊंगा, आप देखिए सारे क्वेश्चन एक थ्योरम पर आधारित है। एक थ्योरम है, अगर आपको वो पता है तो आप उस क्वेश्चन को कर पाएंगे, नहीं पता है तो आप नहीं कर पाएंगे। चलिए देखिए आपको सामने दिखाता हूं। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 1। यदि ए जो है वो किसी ग्रुप जी का अवयव है और उसका ऑर्डर, ये देखिए ऑर्डर, इसे ऑर्डर कहते हैं। ऑर्डर का मतलब होता है कि ए पे न्यूनतम कितनी पावर करें
कि वो ई बन जाए, तत्समक अवयव बन जाए, यानी ए की पावर एन बराबर ई बन जाए। लेकिन याद रखिए एन न्यूनतम होता है, यानी आप इसे ऐसे समझिए, ए कोई अवयव है ग्रुप का, उस पर पहले एक पावर चढ़ाइए, क्या वो ई बन गया? नहीं बना। चलिए 2 पावर चढ़ाइए, क्या वो ई बन गया? नहीं बना। 3 पावर चढ़ाइए, क्या वो ई बन गया? नहीं बना। तो एक एक पावर करके आगे बढ़ते जाइए। वो सबसे पहली पावर ढूंढिए जिसपे ई आता है, वो कोटि कहलाती है। 4 पावर मान लीजिए, पहली पावर 4 है जिसपे ई आया, तो ए का जो ऑर्डर है वो 4 हो गया। अब याद रखिए, ए की 4 पावर पे अगर ई आया है तो आगे 8 पावर पे भी आएगा, 12 पावर पे भी आएगा, 16 पावर पे भी, 4 के पहाड़े पे जो भी आएगा उन सब पे ई आने वाला है। ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो सबसे पहली पावर को ही कोटि कहा जाता है, सबसे पहली घात को। ठीक है, हो गया। अब आगे इसमें कहा गया कि ए की पावर पी, ए की पावर पी, ए जो है उस पर कोई पी घात कर दी और पी घात करने के बाद उसकी कोटि निकाली, ए की घात पी कर दी। याद रखिए, ए अगर जी का अवयव है, ए अगर जी का अवयव है, ग्रुप का अवयव है, तो ए को ए के साथ जितनी बार भी आप संक्रिया करवाएंगे, ए संक्रिया ए, फिर दोबारा ए, जितनी बार भी आप संक्रिया करवा लीजिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बनने वाला अवयव वापस ग्रुप के अंदर ही आएगा, ग्रुप के अंदर ही होगा। इंसानों से इंसान ही उत्पन्न होते हैं, तो वो लगातार ही वैसे ही उत्पत्ति है, ग्रुप का अवयव ग्रुप के ही अवयव बनाता है ना। जीव जीव की ही उत्पत्ति करता है, तो सेम वही बात है। ए में ए के साथ संक्रिया करवाएंगे आप, फाइनली कितनी बार भी करें वो जी का ही अवयव बनेगा। तो ए की पावर पी किसका अवयव हुआ? जी का अवयव हुआ। अब पूछ रहा है कि ए की पावर पी की कोटि एन है, ए की पावर पी की कोटि भी एन है, ऐसा कैसे पॉसिबल हुआ? ए की कोटि भी एन है, ए की पावर पी करने के बाद भी कोटि एन हुई, तो ऐसा कब होता है? इसका मतलब जो पी है वो पूर्ण तरीके से ए के साथ, एक जो है उसमें जो पी जो है वो उसकी कोटि से पूर्णतः सापेक्षिक अभाज्य है। सापेक्षिक अभाज्य यानी पी और एन जो है वो सापेक्षिक अभाज्य है, मतलब इनका महत्तम समावर्त है। सापेक्षिक अभाज्य कौन होते हैं? जो किसी और नंबर से नहीं कटते हैं सिवाय अपने आप के। ठीक है ना, तो ये सापेक्षिक अभाज्य। तो पी और एन का महत्तम समावर्त्य, महत्तम समावर्त्य के लिए आप छोटा सा ब्रैकेट लगा देते हैं। छोटा सा ब्रैकेट का मतलब है पी और एन का महत्तम समावर्त्य निकालिए। देखिए महत्तम समावर्त्य क्या होता है, ध्यान रखिए। महत्तम समावर्त्य का मतलब होता है वो बड़ी से बड़ी संख्या, वो बड़ी से बड़ी संख्या जो पी और एन दोनों को काटे। और अगर वो एक है तो, अगर वो एक है तो दो, इसका मतलब अगर एक है पी और एन का महत्तम समावर्त्य। देखिए याद रखिए, ये ब्रैकेट छोटा ब्रैकेट कई बार आता है, लेकिन यहां पर छोटा ब्रैकेट महत्तम समावर्त्य को दर्शा रहा है। ठीक है, समझ रहे हैं? तो पी और एन का महत्तम समावर्त्य निकाला, वो अगर एक आ रहा है, इसका मतलब है कि पी और एन को सिवाय एक के कोई और नंबर नहीं काट रहा है, और कोई और नंबर नहीं काट रहा है, इसका मतलब पी और एन सापेक्षिक अभाज्य है। तो आपका आंसर है कि पी और एन जो है वो सापेक्षिक अभाज्य है। ये परमे है, परमे कहती है कि अगर ए की कोटि एन है और ए की किसी पावर पे भी एन आता है, किसी पावर पे भी कोटि एन आती है, तो फिर वो जो पावर है वो पावर एन के साथ, जो कोटि एन है उसके साथ सापेक्षिक अभाज्य होगी। मतलब उन दोनों में कुछ भी कॉमन, कुछ भी ऐसा नंबर नहीं होगा जो उन दोनों को विभाजित करता हो सिवाय 1 के। तो ये पहली थ्योरम है। तो ये हमारा आया हुआ है 2011 में। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है एकांतर समूह एन, अल्टरनेटिव ग्रुप। देखिए एस एन का उप समूह होता है एन। अल्टरनेटिव समूह जो एकांतर समूह होता है वो हमारा एस एन का उप समूह होता है। सिर्फ उप समूह ही नहीं होता, एक चीज और, ये पर सामान्य उप समूह होता है। ए एन जो है आपका वो पर सामान्य उप समूह होता है एस एन का, नॉर्मल सब ग्रुप होता है एस एन का, याद रखिएगा। दूसरा थोड़ी सी और जानकारी देते हैं, क्वेश्चन तो अपनी जगह ही मैंने पहले समझाया था, सिर्फ क्वेश्चन नहीं पढ़ना, क्वेश्चन में छुपी हुई और भी बातें पढ़नी। अब ए एन के बारे में अच्छे से पढ़िएगा, क्योंकि हो सकता है अगली बार ए एन कुछ और घूम के आए। पहली बात, ए एन सिर्फ उप समूह नहीं है, सिर्फ उप समूह नहीं है, बल्कि पर सामान्य उप समूह है। याद रखिए, ये क्वेश्चन भी बन सकता है कि एकांतर समूह जो है वो एस एन का होता है, समूह उप समूह, सिर्फ उप समूह, केवल उप समूह, या पर सामान्य उप समूह, या डैश डैश, और 2 ऑप्शन ऐड कर दिए। तो याद रखिएगा ए एन जो होता है वो पर सामान्य उप समूह होता है एस एन का, और इसमें आधे अवयव आते हैं। जो एस एन में जो अवयव आते हैं उसके आधे अवयव आते हैं। एस एन में जो अवयव आते हैं वो होते हैं फैक्टोरियल एन। फैक्टोरियल एन अवयव जो होते हैं, अगर एस एन को हम बनाएं तो उसके अंदर जो अवयवों की संख्या होगी फैक्टोरियल एन होगी। ठीक है, उसके आधे, उसमें आधे होते हैं समक्रमचय और आधे होते हैं विषम क्रमचय, इवन और ओड, सम और विषम क्रमचय। जो समक्रमचय होते हैं, समक्रमचय, इसके बारे में पढ़िएगा थोड़ा सा। समक्रमचय जो होते हैं उन सबको हमने इकट्ठा कर लिया, जिसका नाम बनता है ए एन।
an कुछ और नहीं बल्कि एकांत, देखिए नाम बहुत प्यारा रखा है, एकांत, एकांत, एक को छोड़कर एक को छोड़कर, क्योंकि जो Sn है इसके अंदर जो अवयव होते हैं वो सम विषम, सम क्रमचय विषम क्रमचय ऐसे होते हैं। इस तरीके से अगर आप चाहो तो एक एक आधे आधे, आधे सम होते आधे विषम होते हैं। तो जो सम क्रमचय होते हैं उनको अलग कर लिया जाए तो ये ग्रुप बना लें, और इस ग्रुप का नाम है एकांतर ग्रुप। लेकिन विषम वाले को पढ़ लीजिए, विषम वाले उपसमूह नहीं बनाते हैं, ये लिख लीजिएगा बात कहीं पे। जो विषम वाले होते हैं, अगर आपको किसी क्वेश्चन में आ जाए कि सारे जो विषम क्रमचय है अगर उनको इकट्ठा कर लिया जाए और तो वो क्या होगा, उपसमूह होगा या नहीं होगा, तो जवाब है नहीं, बिल्कुल ये उपसमूह नहीं होंगे, विषम वाले उपसमूह नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? सबसे पहला कारण कि इनके पास, बेचारों के पास तत्समक अवयव नहीं है, क्योंकि तत्समक अवयव एक समक्रमचय है, इनके पास तत्समक अवयव की कमी है, बेचारे सबसे पहले तो इसी पे मारे गए, तत्समक अवयव इनके पास नहीं है, एक तो ड्रॉबैक ये रह गया। दूसरा, ये संवर्त भी नहीं है, अगर दो विषम क्रमचय को आपस में मिलाया जाए तो वो विषम क्रमचय नहीं बनाते, तो संवर्त की प्रॉब्लम भी है, इनके साथ ढेरों सारी प्रॉब्लम है। इसलिए विषम जो क्रमचय है, जो विषम को अगर इकट्ठा किया जाए तो ये अपने आप में उपसमूह नहीं बनाएंगे, सिर्फ ये बनाएंगे। और जैसे मैंने बताया इसमें आधे हो गए, तो फिक्टोरियल एन टोटल थे, तो an के पास कितने अवयव है? ऑर्डर ऑफ an। अभी कहेंगे सर an तो आप कोटि के लिए लिखते हो ना? हाँ बेटा, कोटि बोलते हैं। जब कोई समुच्चय होता है, अगर an जैसे समुच्चय है, समुच्चय के लिए जब आप o लिखते हो तो उसका मतलब होता है उसमें अवयवों की संख्या। लेकिन किसी अवयव के लिए o लिखते हो तो उसका मतलब होता है उसकी कोटि। वो दोनों एक ही बात है। अवयव की कोटि की परिभाषा अलग है, ध्यान से सुनिए, दो कोटि है, आपका जो ग्रुप है, आपका जो समुच्चय है उसकी कोटि, ठीक है। दूसरा, आपके अवयव की कोटि, दोनों में अंतर है। ग्रुप की कोटि का मतलब होता है ग्रुप में कितने अवयव है, अवयव की कोटि का मतलब है वो न्यूनतम घात जिस पे ई आता है। तो यहां पे इसकी कोटि कितनी हुई? 1/2 आधी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, बहुत सिंपल क्वेश्चन बनाए हुए हैं। देखिए, ये है प्रतिचित्रण। f एक प्रतिचित्रण है जो कि रियल नंबर प्लस की संक्रिया से लेकर C0 का मतलब है सारे कॉम्प्लेक्स नंबर सिवाय 0 को छोड़ के, और गुणा की संक्रिया। यहां से पकड़िए, R फॉर रियल नंबर, और ये जो C0 गुणा है इसका मतलब सारे कॉम्प्लेक्स नंबर सिवाय 0 को छोड़कर। और हमारा फलन इस तरीके से काम करता है, fx बराबर e की पावर i टैक्स। अब क्वेश्चन में घुमाया क्या गया वो देखिए, R से C0 में एक समकारिता हो तो कर्नेल f ज्ञात कीजिए। ये कर्नेल तो जबरदस्त टॉपिक है, पकड़ लीजिए कर्नेल f का, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक लिख लीजिए कर्नेल निकालने का। कर्नेल के पास कई खासियतें भी होती है, कई कमाल की चीजें होती है कर्नेल के पास, वो चीजें भी पकड़िएगा जो कर्नेल के पास होता है। देखिए कर्नेल होता क्या है, बेसिकली क्या आइडिया है? बेसिकली आइडिया है कि मान लीजिए हमारे दो ग्रुप है, एक ये वाला पहला ग्रुप है, ये दूसरा ग्रुप है। इस ग्रुप का नाम रख लेता हूं मैं G1, इस ग्रुप का नाम रख लेता हूं मैं G2, ठीक है। इनके बीच में जो है समकारिता है। समकारिता का मतलब होता है एक फलन जो समकारिता के नियमों की पालना करता है, होमोमॉर्फिज्म होता है, जो समकारिता के रूल होते हैं उसको फॉलो करता है, ठीक है। अब इस भाई साहब के पास भी अपना एक तत्समक होगा, क्योंकि ग्रुप है, ग्रुप बिना तत्समक के तो बन ही नहीं सकता, तो तत्समक तो होगा इसके पास, तो इसके पास अपना एक तत्समक है, मान लीजिए वो E है। इस भाई साहब के पास भी एक तत्समक है, वो मान लेते हैं E' है, ये हो गया E और ये हो गया E', ठीक है। अब हमें देखना है कि F जो है, F के ये जो G1 है, G1 के कितने अवयव ऐसे हैं जिनका प्रतिचित्रण अगर हम निकालें और इनका प्रतिचित्रण जो है वो E' आता है। इन सब भाई साहबों को कर्नेल, ये सारे अवयव जिनका प्रतिचित्रण E' होता है वो सबके सब कर्नेल के अवयव कहलाते हैं। तो हमें ये देखना है कि भाई हमारा कर्नेल कौन होगा। पहले तो ध्यान से समझिए कि ये तो है प्लस की संक्रिया, यहाँ पे है गुणा की संक्रिया, और गुणा के लिए जो तत्समक होता है, गुणन का तत्समक वो होता है 1, गुणन का तत्समक होता है 1। तो हमें 1 चाहिए, हमें वो चाहिए फलन के मान जब 1 आए, हमें वो सारे x चाहिए। कहां से? R से। हमें R से वो सारे x चाहिए रियल नंबर से, क्योंकि हमारा पहला समुच्चय रियल नंबरों का है, पहला ग्रुप R का बना हुआ, तो R में से हमें वो सारे x चाहिए जिन पे हमें क्या मिले? 1 मिले। तो fx बराबर 1, fx बराबर 1, तो e की पावर i टैक्स, e की पावर i टैक्स बराबर 1, e की पावर i टैक्स। 1 को अगर हम इस तरीके से लिखें, cos 2m पाई या 2n पाई प्लस आयटा साइन 2m पाई, यहाँ m जो है वो पूर्णांक है, m पूर्णांक है,
तो एक को हम लिख सकते हैं, एक का ध्रुवीय रूप है ये एक का ध्रुवीय रूप है cos 2m पाई प्लस आयटा sin 2m पाई। इसको अगर हम लिखे ये हो जाएगा e की पावर आयटा, आयलर फॉर्म में अगर इसको लिखे e में लिखे तो e की पावर आयटा 2m पाई। तुलना करने पर x बराबर हमारा आ गया और m कौन है, पूर्णांक है, यानी आप पूर्णांकों वाले मान रखते जाइए। m बराबर 1 2 3 4 माइनस 1 2 3 4 0, ये सारे के सारे मान कर्नेल में होंगे। तो हमारा आंसर हो गया। यहाँ m की जगह आप कोई और नाम भी ले सकते हैं, जैसे क्वेश्चन ने लिया हुआ है, क्वेश्चन ने जो नाम है, यहाँ 2n+1 नहीं हो सकता, 2n+1 ये भी नहीं हो सकता, 2n, हाँ जी 2n पाई हो सकता है, हाँ जी आयटा वाला नहीं हो सकता सब, x आयटा छोड़ के अगर कंपेयर करेंगे तो आयटा से आयटा कट जाएगा, x बराबर 2m पाई आएगा। तो ये हुआ हमारा आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। अब ये रहा जी ग्रुप, ठीक है, ये ग्रुप रहा जी, 1 माइनस 1 आयटा माइनस आयटा, n है हमारा 1 और माइनस 1। हमसे पूछा है कि g बटा n जो है उसका तत्समक अवयव क्या होगा। देखिए g बटा n जो होता है, पहले तो g बटा n को मिलिए, g बटा n जो होता है वो विभाग समूह होता है। क्या होता है, कोशेंट ग्रुप कहते हैं, विभाग समूह कहते हैं। विभाग समूह के जितने भी अवयव होते हैं वो इस फॉर्म में होते हैं। थोड़ा सा ध्यान दीजिए, g बटा n के सारे अवयव इस रूप में होते हैं, चाहे nx लिख लीजिए चाहे xn लिख लीजिए, आगे n सबके चिपका रहेगा, x बिलोंग्स टू g, सबके जो x है, सबके जो n है आगे, ये जो नीचे वाला होता है ना भैया, ये सबके साथ चिपका हुआ होता है, nx ny nz, जो भी आप g से अवयव लेंगे उसके आगे n तो चिपका हुआ रहेगा। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे भी सही दिया बंदे ने, n आइटा, n-1 आइटा, n सबके साथ n चिपका हुआ है, इसका मतलब बात तो इसने सही कही है। ठीक है, अब बात है कि तत्समक अवयव, तत्समक अवयव होता कौन सा है। देखिए, जब g का आप तत्समक लेंगे तो ही आपका तत्समक अवयव बनेगा, और g का तत्समक होता है e, क्योंकि हम e से दर्शाते हैं उसको। तो हमारे पास g बटा n का तत्समक बना ne, e तत्समक होता है, तत्समक बेचारा किसी को नुकसान पहुंचाता ही नहीं है, तत्समक के साथ संक्रिया करने पर कोई फर्क नहीं पड़ता, वो तो उतना ही रहता है जितना है। तो क्या आया, n आएगा, तो आंसर आएगा n। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। यदि किसी समूह का कोई उचित विशिष्ट उप समूह विद्यमान न हो, विशिष्ट का मतलब यहाँ पे पर सामान्य है, थोड़ा ज्यादा हिंदी लिखा गई। ये पेपर में जब शुद्ध हिंदी लिखते हैं तो यही खतरा रहता है कि बहुत ज्यादा शुद्ध हो जाता है, इतना ज्यादा शुद्ध हो जाता है कि जो हिंदी भाषी लोग हैं वही डरने लग जाते हैं कि यार इतनी शुद्ध हिंदी, तो मरा देता है कई बार। तो ये ऐसे ही होगी, गड़बड़ हो जाता है बिल्कुल। अब देखो, विशिष्ट, विशिष्ट का मतलब पर सामान्य है यहाँ पे। अब क्या हिंदी में क्या होता है कि ज्यादातर पर्यायवाची शब्द बहुत होते हैं, पर्यायवाची शब्द बहुत होते हैं। अब जैसे पानी को पानी कह रहे हैं, बड़ा ठीक है, सेट हो रहा है। अब कोई आके कहे भैया नीर, ठीक है, कितने लोगों को पता होगा कि नीर है, हो सकता है कई लोगों को पता हो। और कई और भी पर्यायवाची शब्द ऐसे हैं जो आप ढूंढ सकते हो, बंदा सामने वाला कंफ्यूज हो जाए कि क्या मांग रहा है, कहीं प्रॉपर्टी कागज तो नहीं मांग रहा, समझ रहे, इतना परेशान कर सकता है। तो ये हिंदी में थोड़ा सा प्रॉब्लम ये रहती है, इसलिए स्टैंडर्ड वर्ड जो होते हैं ना, इंग्लिश में क्या हुआ कि सबके नाम के जो स्टैंडर्ड वर्ड है वही इस्तेमाल किया, पर्यायवाची शब्दों का परहेज किया गया। जैसे नॉर्मल ग्रुप है तो नॉर्मल सब ग्रुप ही कहलाता है, नॉर्मल ग्रुप है तो वैसे ही नाम रखे गए हैं। आप इस किताब उस किताब या किसी और किताब में जाइए, सबने एक ही नाम उसके साथ रखा है। तो ये पर्यायवाची वाला जो, क्योंकि होता क्या है कि इंग्लिश की किताबों को हिंदी में जब किया जाता है तो डिक्शनरी उठाई जाती है। डिक्शनरी कहती है कि भैया नॉर्मल का जो हिंदी अर्थ है वो पर सामान्य भी है, विशिष्ट भी है, सामान्य भी है, ये भी है। कोई किताब वाले ने सामान्य उठा लिया, कोई ने पर सामान्य उठा लिया, कोई ने विशिष्ट उठा लिया। अब ये लीजिए, अब होगी झंझट। ये झंझट हिंदी मीडियम के साथ ये आता ही आता है, ठीक है, ये मुफ्त है। तो किसी भी समूह का कोई भी उचित पर सामान्य उपसमूह न हो तो ऐसा समूह सरल ग्रुप कहलाता है, सिंपल ग्रुप कहलाता है। और खासकर जो थ्योरी की किताबें हैं ना, उनमें ये प्रॉब्लम ज्यादा क्रिएट होती है, इसे सिंपल ग्रुप कहते हैं। सिंपल ग्रुप वो होता है जिसका कोई भी उचित पर सामान्य उपसमूह नहीं होता, ये सिंपल ग्रुप कहलाते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 5। इसे लिखा जा सकता है, यहाँ ऑप्शन जो दिए हुए हैं वो छोटे छोटे ब्रैकेट बनाए हुए, छोटे छोटे ब्रैकेट का मतलब है चक्र बनाए हुए, चक्र बनाए, तो चक्रीय रूप में लिखना है इसको। आ जाइए, चक्र बना, चक्र तो हम ही बना देंगे। यहां से शुरू करें, 1 से आया 3, 3 से 2 आया, 2 से 4 आया, 4 से 5 आया, फिर 5 से हमारा 7 आया, 7 से फिर वापस 1 आ गया, खत्म। एक चक्कर तो खत्म, एक राउंड तो काटा है, एक राउंड काटा है, दूसरा राउंड काटते हैं। 6 से 9 आया, 6 से फिर 9 ने 6 दिया तो वापस यहाँ पे खत्म। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, 6 से 9 आया, 6 से 9, ये यहाँ पे पूरा हो गया।
अगला है हमारा 6 से 9, 9 से 6 पूरा, कौन सा बच गया, 8, 10 बच गया, 8 पे 10 आया और 10 पे वापस 8 आ गया, काम कंप्लीट हो गया। तो ये लीजिए, ये हमारा आंसर है। तो ये कौन सा है देख लीजिए, 1, 3, 2, 4, 5, 5, 7 ये रहा, 6, 9 और 8, 10 ये रहा, बिल्कुल परफेक्ट है। थोड़ा सा कई बार क्या ऑप्शन लिखने में, रो लिखने में गलतियां हो जाती है, तो इनको बस आप तो सीधे ऑप्शनों पे क्या ध्यान देना है, आप तो क्वेश्चन देखिए, उसकी थ्योरी को समझिए कि कह क्या रहा है, उसकी कहानी को समझ में आ गई तो सारा काम हो गया। मोटा मोटी तो बेटा कहानी होती है, कहानी में दम होना चाहिए। चलिए ये देखिए, ये इसकी कहानी तो कमाल की, ये है भैया 2, 4, 6, 8 है और उसमें गुणन 10 है। गुणन 10 में क्या होता है कि आप भैया गुणा करेंगे, गुणा करने के बाद जो भी आएगा उसमें 10 का भाग देंगे, फिर जो शेषफल बचेगा वो आप लिखेंगे, मतलब कुछ ऐसा है। ये रहा 4 और ये रहा 7, आपने 4 और 7 की गुणा की तो सीधा 28 आया, आप 28 नहीं लिखेंगे, ना ना गलत बात। तो गुणा 10 है तो नॉर्मल गुणा हो गई, फिर 4 गुणा 7, फिर इतना बड़ा गुणा का चिन्ह लगा के नीचे 10 लिखने का क्या फायदा होगा। तो यहाँ ये मतलब है कि 4 और 7 की गुणा करिए, थोड़ा सा वेट करिए, इंतजार करिए, जितना आए उसमें 10 का भाग दीजिए, फिर जो बचे उसको लिखिए। तो 4 गुणा 7 कितना हुआ, 28, 28 में 10 का भाग दीजिए, 10 से कम 10, 10 दूनी 20 गया, कितना बचा शेषफल 8, तो आपका आंसर क्या आएगा 8। समझ में आ गई, इस तरीके से ये गुणन काम करता है। तो अब ये कह रहा है कि भैया तत्समक अवयव कौन सा है, इन चारों भाइयों में से तत्समक अवयव कौन सा है, ये जो 4 भैया हैं इन चारों भैया में से तत्समक कौन सा है। देखिए तत्समक वो होता है जो हार्मलेस होता है, हार्मलेस मतलब किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता, बड़ा प्यारा बंदा होता है, किसी को तकलीफ नहीं पहुंचाता। तो हार्मलेस बंदे को ढूंढिए कि कौन सा हार्मलेस है, मतलब वो जिसके साथ भी संक्रिया करेगा उसको नमस्कार करेगा, लौटा देगा। तो सबसे पहले 2 को चूज करते हैं, आजा भाई साहब 2 तुम आ जाओ, 2 को 2 के साथ ही करवा के देखो, 2 को 2 के साथ ही करा के देखो, और हमारा रुक जाइए नियम जो है वो 10 का है ना कि 2 का है। तो भाई 2 गुना 2 कितना हुआ 4, 4 में 10 का भाग देंगे तो भाग लगेगा ही नहीं, शेषफल 4 ही आ जाएगा। तो भैया तो नुकसान पहुंचा रहा है, 2 को 4 बना दिया, इससे ज्यादा नुकसान क्या होगा, तो नुकसान कर रहा है, तो 2 तत्समक नहीं हो सकता, आउट करिए बाहर। 4 को ट्राई करते हैं, क्या 4 हो सकता है, 4 को किया 2 से, 4 को पहले 2 से किया तो 4 गुना 8, 8 आ गया, तो भैया 2 वापस नहीं आया, 2 को वापस आना चाहिए था, क्योंकि 4 अगर तत्समक होता और 2 के साथ संक्रिया करता तो 2 आपको सुरक्षित वापस मिल जाता, जो कि नहीं मिला। इसका मतलब है कि गड़बड़ी हो गई है, गड़बड़ी हो गई, तो ये भी नहीं है। 6 को ट्राई करते हैं, 6 को ट्राई करते हैं, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, 12 में 10 का भाग दिया, शेषफल आया 2। अरे भाई 6 ने 2 को कुछ भी फर्क नहीं पड़ा, नहीं डाला बंदा दम है तो 1 में और ट्राई करके देखते हैं, 4 के साथ ट्राई करते हैं, 4 के साथ ट्राई किया, 4 गुना 6 24, 24 में 10 का भाग लगा, शेषफल आया 4, बंदे ने 4 को भी कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। इसका मतलब दम है, पोटेंशियल है इस बच्चे में, थोड़ा सा और इसको आगे बढ़ाना पड़ेगा, ये बंदे में दम है भाई, और जिसमें दम होगा वो तो आगे बढ़ेगा ही। तो 6 गुना 6 36, 36 में 10 का भाग दीजिए, 6 आ गया। अरे भाई अपने आप को भी नुकसान नहीं पहुंचा रहा, ये तो कितना प्यारा बंदा है, खुद को भी नुकसान नहीं पहुंचा रहा। अब एक बार 8 को और चेक कर लीजिए कि 8 को नुकसान पहुंचा रहा है नहीं पहुंचा रहा। 8 6 48, 48 में 10 का भाग गया, शेषफल 8। भाई बिल्कुल दावेदार है, इस बार का ऑस्कर अवार्ड जाता है 6 को, मतलब तत्समक अवयव है 6, तत्समक अवयव हुआ 6, इसने किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचाया, और ऐसे लोगों को तो समाज को सबसे ज्यादा जरूरत है, तो बिल्कुल सम्मान दीजिए इसको, हमारा आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, ये क्या कहता है, क्रमचय ये रहा 1 2 3, पक्षांतरणों की संख्या कहते हैं। पक्षांतरण का मतलब है छोटे छोटे 2-2 वाले, 2-2 वालों को पक्षांतरण कहते हैं, 2-2 अवयव वाले। लेकिन 2-2 अवयव वाले तो बनते ही नहीं हमारे पास, तो 30 का पैकेट आता है, कई बार 40 का पैकेट भी आने लग गए। लेज लाते हैं ना आप, देखिए ना 30-30 40-40 के पैकेट आते हैं, बड़े पैकेट आते हैं, हमें तो छोटे पैकेट चाहिए, 2-2 चिप्स वाले, है ना, सस्ते भी पड़ेंगे। तो अब देखिए पहले तो आप जो बड़े पैकेट है वो ले आइए, फिर छोटे छोटे पैकेट में पैकिंग कर लेंगे। पहले बड़े पैकेट बनाते हैं इसके, जो बनते हैं जैसे बने। 1 से 2 आया, 2 से ये देखिए, यहाँ देखिए 1 से 2 आया, 2 से 3 आया, बहुत बढ़िया। 3 से 4 आया, 4 से 5 आया, 5 से 1 आया, 1 चक्कर पूरा। फिर ये कंप्लीट हो गया 5 वाला। अब 6 से 6 आया, वो लिखने की जरूरत नहीं है, खुद से खुद पे क्या लिखे, चल भाई। 7 से 7 आया, क्या लिखे, 8 से 9 आया, 9 से वापस 8 आ गया, खत्म। अब ये तो हमारा 2 वाला पैकेट है, यही चाहिए था मुझे, तो यही चाहिए था। अब लेकिन यहाँ तो एक बड़ा पैकेट भी आया, बड़े पैकेट को छोटा पैकेट बनाइए। बड़े पैकेट को छोटा पैकेट कैसे, ये 2 एक साथ, 1 4 1 2 3 4 5, कितने हुए टोटल, काउंट करिए छोटे पैकेट कितने हुए, जवाब है 5। तो बस यही आपका आंसर है, जितने छोटे पैकेट है वही आपका आंसर है। तो ये बात समझ में आई आपको, ये जो थोड़े चुटकुले मार रहा हूँ वो समझ में आया, या
क्वेश्चन समझ में आया, चुटकुलों के साथ ही क्वेश्चन था। छोटे पैकेट बनाइए। देखिए चुटकुले इसलिए मारे जाते हैं कि वो चीज उसके साथ, उस क्वेश्चन के साथ अटैच हो जाए। कल आपको ये रूपांतरण, ये पक्षांतरण, ये भाई साहब याद रहे ना रहे, मेरे छोटे पैकेट याद रह जाएंगे कि अमित जी ने कहा था कि छोटे पैकेट खरीदो, तो छोटे पैकेट खरीदो। तो 2-2 के छोटे छोटे पैकेट बना लीजिए, उन पैकेट को काउंट करिए। अगर वो पैकेट एग्जैक्टली कितने हैं, या तो सम में होंगे या विषम में होंगे। भैया आधे पैकेट तो होते नहीं है ना, 2.5 पैकेट, 3.5 पैकेट, 3.7 पैकेट तो होंगे नहीं, तो 3 पैकेट होंगे, 4 पैकेट होंगे, 5 पैकेट होंगे। तो या तो वो सम में आएंगे या वो विषम में आएंगे। तो सम में आए तो सम क्रम से, विषम में आए तो विषम क्रम से। ठीक है। अब कई यहाँ पे कहेंगे सर आपने तो उसको इतना टाइम लगा दिया करने में। देखिए मुझे समझाना पड़ता है, मुझे समझाना पड़ता है और आप लोगों को करना पड़ता है। सिर्फ आप लोग ये थोड़ी बनाओगे ऐसे पेपर में, आप देखिए ना ना बिल्कुल नहीं बनाओगे आप तो सीधा गिनोगे भाई ये कितने अवयव है, 5 है, 5 है तो 5 के छोटे पैकेट 4 बनते हैं। क्यों? क्योंकि खुद तो पैकेट बना नहीं सकता भाई साहब, अकेला एक जो है वो खुद का खुद के साथ पैकेट बनाएगा नहीं। एक का पैकेट 5 के साथ, एक का 4 के साथ, एक का 3 के साथ, एक का 2 के साथ, बच गए आपके 10 मिनट, है ना। ऐसे टाइम बच जाता है छोटे छोटे क्वेश्चनों में। आप थोड़ा थोड़ा देखिए, 10 मिनट का मतलब 10-10 सेकंड बचाइए, 10 मिनट अपने आप टोटल में हो जाएंगे। ऐसे बचते हैं आपको। जब भी कहते हैं, जब क्वेश्चन करते हैं ना, तो सिर्फ ये नहीं है हाथ धो लिया फटाफट चलो निपट क्या हो गया क्वेश्चन, ऐसा नहीं होता। क्वेश्चन जब करो तो उसको सोचो कि कहाँ कहाँ टाइम बच सकता है। जैसे इस क्वेश्चन में देखा कि यार अब अमित जी ने करवाया, अब ये सोचो कि अमित जी ने जो टाइम लगाया उस टाइम में से भी क्या कुछ बच सकता है। 10 सेकंड, 5 सेकंड, 3 सेकंड, 3 सेकंड भी बहुत है, 3 सेकंड भी बहुत है। 150 क्वेश्चन के हिसाब से 3 सेकंड के हिसाब से लगाइए, बहुत टाइम बचेगा। तो 3 सेकंड, 2 सेकंड भी बहुत है। यहाँ तो 2 सेकंड भी गुणा करके देख लिए। अगर आप 100 क्वेश्चन करते हैं, हर क्वेश्चन में 2 सेकंड बचाते हैं, तो 200 सेकंड, और 200 को भाग दीजिए, 3.5 मिनट बच गए। और 3.5 मिनट के अंदर जो आप क्वेश्चन करेंगे वो 3-4 क्वेश्चन और हो जाएंगे आपके इतने में। और यही कंपटीशन में तो इतना फर्क जो है मामूली सा, वो तो कहीं का कहीं पहुंचा देता है। समझे बात? तो अगली बार याद रखिएगा, ऐसे पैकेट मत बनाइएगा। 5 जने हो तो 4 पैकेट बनेंगे, 4 भैया ये और एक ही है। 5 पैकेट बने, 5 विषम है, टाइम बचाइए। मैंने जो गलतियां की है मुझसे सीखिए, मेरी गलतियों से सीखिए और अपनी अच्छाइयां उसमें ऐड कर दीजिए। अगला क्वेश्चन ये रहा। प्रतिचित्रण एफ सी से सी में इस प्रकार है कि एफ एक्स प्लस आइटा वाई बराबर आइटा वाई सम्मिश्र संख्याओं के योजिक समूह। योजिक समूह का मतलब होता है योग। योजिक का मतलब होता है योग। तो भैया ये कह रहा है कि योग करिए। अंतःकारिता है, अंतःकारिता का मतलब होता है खुद से खुद में, खुद से खुद में, अपने ही ग्रुप से अपने ही ग्रुप में, मतलब अपने ही कुटुंब से अपने ही कुटुंब के अंदर। किसी और को इनवाइट नहीं किया बंधुओं ने, खुद का ही न्योता रखा है। अब इसमें क्या कह रहा है कि अष्टी, भाई फिर अष्टी आ गई, फिर अष्टी आ गई, बिल्कुल आ गई, आगे तो क्या दिक्कत है। अष्टी तो बहुत सिंपल है, बहुत अच्छी चीज है। क्या है अष्टी? क्या है? जो तत्समक देती है उसे अष्टी कहते हैं। तत्समक देने वाला हमारा जो फलन है वो तत्समक दे। पहले देखिए योजिक समूह है, योजिक समूह मतलब जोड़ है, जोड़ का तत्समक। योग का तत्समक क्या होता है? 0 होता है। लेकिन रुक जाइए, 0 भी किसका? कॉम्प्लेक्स नंबर वाला। 0 बहुत होते हैं भैया हमारे पास, 0 एक नहीं होता। एक होता है जो अपने कैरियर में 0 हो जाता है, ठीक है। एक होता है जो रियल नंबर वाला 0 होता है, एक होता है कॉम्प्लेक्स वाला 0 होता है, एक शाहरुख खान वाली मूवी है 0। ऐसे ढेर सारे 0 हमारे पास अवेलेबल है। हमें देखना है कि कौन से 0 की बात हो रही है। गलत 0 उठा लिया तो फिर नंबर 0 आ जाएंगे, गलत 0 उठाया 0 नंबर आ जाएंगे, इसलिए गलत 0 मत उठाइएगा। यहाँ कॉम्प्लेक्स नंबर वाला 0, कॉम्प्लेक्स नंबर वाला 0 होता है 0 प्लस आइटा 0, 0 प्लस आइटा 0। तो हमें क्या चाहिए? हमें वो चाहिए जिससे हमें x प्लस आइटा वाई अगर हम रखें तो हमें 0 प्लस आइटा 0 मिल जाए। वो कौन से है? तो हमारा जो आंसर है वो हमें सजेस्ट कर रहा है, हमें खुल के बता रहा है कि भाई तुम जो यहाँ आइटा वाई रखोगे वही आइटा वाई हमें आंसर में मिलेगा। इसका मतलब है तुम यहाँ पे 0 रखना, यहाँ तुम अगर यहाँ 0 चाहिए तो यहाँ 0 रखिएगा। समझिए बात को, ऊपर आइए। ये कह रहा है ये वाई है, ये वाई है। देखिए ये कह रहा है कि आयोटा वाई, मैं आपको आयोटा वाई एज इट इज आपको यहाँ लौटा रहा हूं। तो अगर आपको वहां क्या चाहिए, जो चाहिए वही आप यहाँ पे रखिएगा। मैं आपको हूबहू वैसे के वैसे कह दूंगा, ले भैया तू मुझे छोड़ के गया था, ले तेरा वापस। हम सब ला के जाते हैं ना सामान कई बार कि भैया सामान की रक्षा करना, हम आ रहे हैं थोड़ी देर में। फिर वो व्यक्ति हमारे सामान की रक्षा करता है, थोड़ी देर बाद हम जाके एग्जैक्टली वही जो दे के आते वही वापस ले आते हैं। तो यहाँ पे भी वही हुआ कि भैया ये वाला सामान। तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें y का मान 0 लेना पड़ेगा कि अगर हमने y का मान 0 लिया तो ये भी 0 आ जाएगा। तो f x प्लस आयोटा 0, x प्लस आयोटा 0 अगर मैंने लिया तो मुझे क्या मिलेगा? मुझे मिलेगा आयोटा 0। और आयोटा 0 को मैं ऐसे लिख सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं है, 0 प्लस आयोटा 0।
0 प्लस आइटा 0 आ गया, किस पे आया, x प्लस आइटा 0। इस पे मुझे तत्समक मिल रहा है, तो यानी ये जितने भी भाई साहब है ये सब कर्नेल के। और ये भाई साहब है कौन, आइटा वाई, ये तो 0 हो गया, खाली x ही तो बचा। और x कौन है, x रियल नंबर है। x कौन है, x तो रियल नंबर है। इसका मतलब है कि जितने भी रियल नंबर है उन सब पे मुझे 0 मिलेगा, उस पे मुझे 0 मिलेगा। तो मेरा आंसर हुआ वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। सारी वास्तविक संख्याएं रखने पर मुझे, देखिए रिपीट करता हूं, दोबारा समझाता हूं। x का मान आप कुछ भी रखिए, अगर y 0 हुआ, अगर y 0 हुआ तो यहां पे आपको 0 ही मिलेगा। भाई तिलक निकाल देता हूं, ये देखिए यहां 0 रखूंगा तो यहां भी 0 मिलेगा। फिर x भाई साहब चाहे कितना भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, आना तो 0 ही है। तो यानी x के हर मान के लिए ये बात सही है, बस y 0 होना चाहिए। तो x के हर मान के लिए, x कौन है, x तो रियल नंबर है, तो इसका मतलब सारे रियल नंबरों के लिए ये बात सत्य है। आगे बात समझे। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर हो गया हमारा अब 10। देखिए ये जो क्वेश्चन है इसको ध्यान से सुनिए, बहुत प्यारा क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन जो है, इस क्वेश्चन के बाद थोड़ी सी कहानी बताऊंगा। चलिए पहले आते हैं। यदि h जो है वो g का उपसमूह है, h भैया g का उपसमूह है, कोई विशेष प्रकार का नहीं है, बस उपसमूह है ना, सिर्फ उपसमूह है। h भैया उपसमूह है, सिर्फ इतनी बातें बताइए। हाँ n भैया g का विशेष उपसमूह है, n पर सामान्य है, विशिष्ट कहते हैं ना इसीलिए, तो पर सामान्य से ज्यादा है विशिष्ट, ये विशिष्ट है। और h भैया सिर्फ उपसमूह है, सिर्फ उपसमूह है और खासम खास नहीं है, कोई खास उपसमूह नहीं है, सिर्फ उपसमूह है। ठीक है, तो बचाइए h इंटरसेक्शन n जो है वो किसका पर सामान्य उपसमूह होगा। h इंटरसेक्शन n, h का और n का जो इंटरसेक्शन है, जो कॉमन है, वो देखिए पहली बात तो यहां समझिए कि h भी उपसमूह है, n भी उपसमूह है, पर सामान्य उपसमूह है, विशेष प्रकार का लेकिन है तो उपसमूह। तो h उपसमूह है, n उपसमूह है, तो h इंटरसेक्शन n भी उपसमूह होगा, ये बात कंफर्म है। और तीनों का होगा, तीनों का होगा, h का भी होगा, n का भी होगा और g का भी होगा। बात सिर्फ उपसमूह की है तब तो भैया ये तीनों का है, सिर्फ उपसमूह की बात है तो ये तीनों ही दावेदारी कर सकते हैं, तीनों का ही उपसमूह है, ये h का भी है, n का भी है और g का भी है। लेकिन ट्रिक तो यहां है, ट्रिक ये है कि भैया ये बताइए कि पर सामान्य उपसमूह किसका है, विशेष किसका है, समझ रहे, विशेष किसका है ये बताइए। और ये जो चीज है ये सीधी की सीधी 2013 में जो पेपर आया हुआ है, आप जाके, मैं भी हमेशा कहता हूं डॉक्टर गोखरू की बुक्स को पढ़िए, पढ़िए डॉक्टर गोखरू की बुक्स को, नवकार पब्लिकेशन की बुक पढ़िए, सीधे वहां से उठा के थ्योरम का ऐसे क्वेश्चन बना देते हैं। ये जो है अगर आपको यकीन नहीं है तो जाइए थ्योरम नंबर 3.6 डॉक्टर गोखरू नवकार पब्लिकेशन की तीसरी जो एक्सरसाइज है उसे खोलिए, उस तीसरी में थ्योरम नंबर 3.6 पे जाके देखिए, सेम जिसे क्वेश्चन कहा गया, एक्चुअली वो क्वेश्चन नहीं है बल्कि थ्योरम है, जिसमें आगे ये लिखा हुआ है कि प्रूफ कीजिए h इंटरसेक्शन n उपसमूह है, पर सामान्य उपसमूह है h का, पर सामान्य उपसमूह है h का, सिर्फ h का ही ये पर सामान्य उपसमूह है, ये प्रूफ करिए। जाके देख लीजिए, नहीं है तो जाके देखिए, खोलिए नवकार पब्लिकेशन बुक और थ्योरम 3.6 पे जाके देखिए क्या ये थ्योरम है या नहीं है। इस थ्योरम का ये हिस्सा जो है, इतना हिस्सा काट कर क्वेश्चन में डाल दिया, ऑप्शन बना दिए इसके, इसी के ऑप्शन बन गए। अब बताइए अगर आप, अब इस क्वेश्चन को अगर आप हर तरीके से हारेंगे, अगर आपने चाहे कोई भी किताब पढ़ी हो, XYZ कोई भी किताब पढ़ी हो, उसमें डायरेक्ट क्वेश्चन तो ये शायद नहीं मिलेगा आपको, सीधा नहीं मिलेगा। इसका मतलब है पेपर में आपको सॉल्व करना पड़ेगा, पेपर में आपको सॉल्व कर, फिर आपको अगर उसको सॉल्व करना पड़ रहा है तो वो जो किताब आप पढ़ के आए हैं उसका क्या फायदा आपको पूरा मिला। हमेशा मैं कहता हूं कि किताबें हमेशा वो पढ़िए जिसमें से कुछ क्वेश्चन आपको सीधे मिल जाए, बहुत फर्क पड़ेगा, बहुत बहुत फर्क पड़ेगा। अगर मान लीजिए 15 क्वेश्चन या 20 क्वेश्चन, चाहे वो कॉलेज वाले हों, सीनियर सेकेंडरी, सब मिक्स करके 20-25 क्वेश्चन अगर आपको डायरेक्ट मिल जाते हैं तो आप सोच नहीं सकते कि कॉन्फिडेंस क्या होगा, क्योंकि आप वो क्वेश्चन देख के गए थे, वही पेपर में मिल गए। इसका मतलब आपको लगा कि भाई आज तो दिन मेरा है, आज दिन मेरा है, आज तो बस ये सिलेक्शन में निकाल के ले लूंगा। समझे बात, कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। वही पूरा पेपर चाहे 150 क्वेश्चन आपको आए, लेकिन एक भी क्वेश्चन का आपको आंसर या देखा हुआ सा नहीं लग रहा, पढ़ते हैं फिर आता है, पढ़ते हैं फिर समझ में आता है। अगर ऐसा है तो कहीं तो कॉन्फिडेंस, देखिए साइकोलॉजी ऐसे ही काम करती है। आप साइकोलॉजी के स्टूडेंट हैं, पढ़ते भी हैं, तो सोचिए साइकोलॉजी ऐसे ही काम करती है, छोटी छोटी बातों से बूस्ट कर जाती है। चलिए मेरी बात समझ में आ रही है तो अच्छी बात है, आपको नहीं तो आएगी। अगला क्वेश्चन, विभाग समूह G बटा H का तत्समक है, फिर से वही रिपीट, G बटा H का तत्समक होता है H, H H, जैसे G बटा N का N था, बताया था मैंने क्यों होता है, ठीक है। G बटा H हमेशा याद है, G बटा H का तत्समक अवयव H होता है। क्वेश्चन नंबर 12, G एक समूह है
तो इनमें से असत्य कथन छांटिए। फिर थ्योरम है, फिर से थ्योरम है, क्या कहता है, ए बी बिलोंग्स टू जी हो तो रेखीय समीकरण ए संक्रिया x बराबर बी वाई संक्रिया ए के अनेक हल हो सकते हैं। गलत, बिल्कुल गलत। क्योंकि जब आप डॉक्टर गोखरू की बुक को खोलेंगे उसमें सबसे पहली एक्सरसाइज में जाएंगे, सबसे पहले चैप्टर में जाएंगे, एक पॉइंट में पहला जो ग्रुप का है उसी में चले जाइए, उसी में जाते ही आपको थ्योरम मिल जाएगी। शुरुआत में ये थ्योरम है 1.3 या 4, 1.3 या थ्योरम या 1.4 थ्योरम, 2 थ्योरम है इसके ऊपर क्योंकि 2 है, 1.3 और 1.4। उसमें साफ लिखा हुआ है कि जो ग्रुप होता है, जब ग्रुप बनाते हैं तो उसमें इन ए संक्रिया x बराबर बी और y संक्रिया बी a बराबर b का अनेक हल नहीं होते बल्कि इकलौते हल होते हैं, अद्वितीय हल, इकलौते हल होते हैं, इकलौते हल होते हैं, यूनिक सॉल्यूशन होते हैं। चीख चीख के वो थ्योरम जो है वो उसका प्रूफ करवाती है, चीख चीख के प्रूफ करवाती है। भैया करो, देखो, ये देखो ग्रुप की खास बात यही है कि इसमें इकलौतापन है। इकलौतेपन का मजा कहाँ है बेटा, देखिए सोचिए इकलौतेपन में कितना मजा होता है, समझ रहे बातों को। इकलौते होने में, मान लीजिए आप अपने परिवार में आपके 3 भाई या 4 भाई है, अगर उसके बजाय अगर आप एक होते तो कहीं ना कभी ना बचपन में सोच आती होगी, अगर इकलौता होता तो सारे घर वालों का प्यार मिलता। लेकिन याद रखिए थप्पड़ भी सबसे ज्यादा आपको मिलते क्योंकि सबके हिस्से आपके पता है, तो ये भी रहता है। लेकिन सोचिए इकलौता होने का ताकत, यही मैथ में भी ताकत होती है। जब कोई इकलौता सॉल्यूशन होता है ना तो सीधा मैथमेटिशियन जो होते हैं, जो गणितज्ञ होते हैं, उनकी आंखें खुल जाती है, अरे इकलौता भाई यही तो पकड़ो, इसके पास कुछ खास है, तो वो हो जाता है। तो इकलौतेपन वाली जो चीजें है ना पेपर में भी पूछी जाती है, ऐसी चीजों को पकड़ के रखिए। तो सॉल्यूशन इकलौता होता है, यहाँ पे गड़बड़ है। यही पहला ही मिल गया यार, पहला ही असत्य मिल गया, बताओ दूसरे ऑप्शन की जरूरत ही नहीं पड़ी। इकाई के n मूलों का समुच्चय एक गुणात्मक चक्रीय समूह है, इसका जनक होगा। ओहो, इसका लास्ट अवयव जो होता है वो जनक होता है। 1 की पावर 1/n, 1 की पावर 1/n जो है, अगर आप इसे चलाएं, ठीक है, 1 2 3 4 इस तरीके से चलाएं, इसमें जो अवयव आएंगे n अवयव आएंगे। देखिए क्योंकि इकाई के यहाँ लिखा है ना, इकाई के n मूल, इकाई के n मूल मतलब इकाई के n मूल होंगे, पहला मूल, दूसरा मूल, तीसरा मूल, चौथा मूल। सपोज कीजिए n 5 है तो पांचवा मूल लास्ट होगा, तो जो सबसे पहला मूल होगा, सबसे लास्ट वाला क्या होगा, इकाई हो जाएगा 1। सबसे पहला देखिए ऐसे समझिए, पहला मूल हुआ अल्फा, दूसरा मूल होगा अल्फा स्क्वायर, तीसरा मूल होगा अल्फा क्यूब, चौथा होगा अल्फा की पावर 4, पांचवा होगा डैश 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 डैश, और सबसे लास्ट होगा अल्फा एन जो कि तत्समक अवयव ई के बराबर होगा, सबसे लास्ट वाला। और ये ऐसे गुणा होके चलते हैं, पहला फिर दूसरा गुणा, उससे तीसरा गुणा, फिर चौथा गुणा, उसे गुणा करते हैं। ये भैया जो होते हैं ये हमारे सबसे पहले उम्मीदवार है जनक के, ये जनक होते हैं। निकाल रहा कितना बड़ा आसान है, ये 1 रहा, 1 को आप धुरी रूप में लिखिए, 1 का धुरी रूप होगा cos 2m पाई प्लस आयोटा साइन 2m पाई, और इसकी पावर कितनी है, m का मान 1 से शुरू होगा, 1 2 3 4 डैश डैश n तक। अगर 0 से शुरू करते हैं तो n-1 तक, 1 से शुरू करते हैं तो n तक। फिर हो जाएगा 1/n द माइबर परमे, फेमस नाम है द माइबर परमे, उसका इस्तेमाल करिए। द माइबर परमे से आपका जो 1/n है वो इन कोणों के साथ चला जाएगा, तो हो जाएगा cos 2m पाई प्लस आयोटा साइन 2m पाई बटा n, और इसे अगर आप आइलर फॉर्म में लिखें तो ये जाएगा आयोटा, और आपका जो कोण है वो आ जाएगा आयोटा 2m पाई, और इसका पहला सदस्य m बराबर 1 से आ जाएगा, m का मान 1 रखने पर ये पहला सदस्य जो कि जनक होगा, ये आपका आंसर होगा। ठीक है, तो ये नहीं, देखिए अभी भी याद रहता हूँ कि जो 1/n है ये सिर्फ इतना ही नहीं है, ये बहुत कमाल का है, ये बहुत कमाल का है। सबसे बड़ी सुंदरता ये है कि इसके जो मूल आते हैं, ये जो आपके आंसर आते हैं एक एक करके, जो मैं अभी बड़ा छोटा छोटा करके इसको निपटाया है, इतना नहीं है बेटा, बहुत कमाल के ये जो सारे आंसर आएंगे ना, ये सारे, ये सब के सब है ना, अगर 2 आंसर आते हैं तो ये एक रेखा पर होते हैं, अगर 2 आंसर आते हैं, अगर इकाई के 2 मूल निकालते हैं आप तो वो एक रेखा में आएंगे, 3 मूल निकालेंगे तो ये बनाएंगे आपके लिए एक समबाहु त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं बराबर होती है। जब आप 4 निकालेंगे तो ये आपके लिए वर्ग बनाएगा जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती है, और पता है जब 5 मूल निकालेंगे तो ये पंचभुज बनाएगा जिसकी पांचों भुजाएं बराबर होती है। ये इकाई के जो मूल होते हैं इनका जब डायग्राम बनाते हैं, आप चित्र बनाते हैं, चित्र बड़े ही मजेदार बनते हैं इनके, क्योंकि ये जितने होते हैं उतनी आकृति का एक समबाहुभुज बनाते हैं। अगर आप n मूल कर रहे हैं तो n भुजाओं वाला समबाहुभुज बनाते हैं। इसका मतलब है अगर किसी को बहुभुज बनाना हो तो इकाई के मूल निकाल ले
और वो जहां जहां पे हो उनकी जगह डॉट लगा दे, उन डॉटों को मिला दे, तो आपका सम बहुभुज बन जाएगा। किसी को मान लीजिए जैसे कई बार बच्चे आपसे कोई छोटा बच्चा पूछ लेगी भैया षष्ठभुज कैसे बनता होगा, अष्टभुज कैसे बनता होगा, और आप परेशान है कि अष्टभुज कैसे, 8 भुजाओं वाला बराबर बराबर भुजाओं वाला कैसे बनाए। तो कोई दिक्कत नहीं है, इकाई की 8 मूल निकाल लीजिए, ठीक है, और बड़े आसानी से निकल जाते हैं। 8 मूलों को आप कागज पे 8 मूल जो है जहां जहां उनके वहां डॉट लगा दीजिए, डॉटों को मिला दीजिए, देखिए आपका अष्टभुज सम अष्टभुज बन गया होगा। और ये है पावर ऑफ अब्स्ट्रैक्शन, ठीक है, अष्टभुज नहीं, जो चाहे वो बनाइए। आगे आते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारा, माना कि G संक्रिया H संक्रिया एक पर सामान्य उपसमूह है, निकाय G बटा H एक समूह बनाता है, तो सत्य कथन है। सबसे पहले तो कि असत्य कथन है, ठीक है ना, जो गलत है वो चूज करना है, ना कि जो सही है वो चूज करना है। भैया पहले वाला तो सही है, ये कह रहा है कि G बटा H जो है वो विभाग समूह होता है, बिल्कुल होता है। अगर H पर सामान्य है, जो कि है, अगर पर सामान्य है तो वो विभाग समूह बनाएगा, ये बिल्कुल सही कहा इसने। और अब डी को चेक करें, ये कह रहा है कि A इनवर्स H और A संक्रिया H एक दूसरे के प्रतिलोम नहीं है। थोड़ा सा डाउट है, क्यों, संक्रिया करा के देखते हैं। A इनवर्स H में और AH की संक्रिया करवाई संक्रिया। संक्रिया होती कैसे है, दो सह समुच्चयों के बीच में AH BH की संक्रिया इस तरीके से होती है, ABH। दोनों अवयव गुणा हो जाते हैं, H को बेचारे को साइड में कर देते हैं, भाई तो H तो साइड में रहे, A और B आपस में संक्रिया कर लेते हैं। तो यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पे भी दोनों A इनवर्स और A दोनों साथ आ गए, H को साइड में कर दिया। A इनवर्स और A जो है वो तो E बन गए, क्योंकि जब भी कोई अवयव अपने प्रतिलोम अवयव से, क्योंकि A के लिए A इनवर्स प्रतिलोम है, दोनों भैया ने संक्रिया की, E बना लिया, और EH बराबर H हो गया। तो भैया तो H बना रहा है, तो ये तो सही कह रहे हैं, ये तो प्रतिलोम, ये कह रहा है प्रतिलोम नहीं है, जबकि प्रतिलोम तो है, तो इसका मतलब है ये बात गलत है, क्योंकि आंसर तो है और ये कह रहा है नहीं है, तो गलत हुआ नहीं हुआ, इसलिए गलत है। बाकी ऑप्शन भी गलत हो सकते हैं, मैं चेक नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। कई बार फिर अगर मान लीजिए एक ऑप्शन और भी है गलत, तो फिर तो क्वेश्चन ही गलत है। क्वेश्चन के दो ऑप्शन गलत, दो सही, वैसे तो गलत पूछे, वैसे सही हो गए, तो दो सही है, इसका मतलब तो फिर वो गलत है क्वेश्चन ही। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। जी एक अशून्य धनात्मक अशून्य, जी में एक अशून्य धनात्मक परिमेय संख्या है, सिर्फ प्लस वाली जो परिमेय संख्या है वही है, इसमें जीरो शामिल नहीं है। एक द्विआधारी संक्रिया है जो कि इस प्रकार से बताई गई है, ए संक्रिया बी बराबर ए बी बटा 2, दोनों की गुणा करिए और आधा कर दीजिए, दोनों की गुणा करिए और आधा कर दीजिए। तो हम भी यही करेंगे। फिर क्या कह रहा है कि भाई बताइए इनमें से कौन सा कथन असत्य है, असत्य चूज करना है, असत्य। क्या ये समूह है, भैया समूह तो बहुत दूर है, थोड़ी देर रुको। साचर्यता तो गुणा, नॉर्मल गुणा ही तो है, गुणा और भाग है, ये देखिए ए गुणा बी तो करना है, ठीक है ना, गुणा साचर्य होती है, तो गुणा के हिसाब से बिल्कुल ठीक है भैया, इसको क्लीन चिट दे दीजिए कि भैया है। इसका तत्समक अवयव क्या 2 है, तत्समक अवयव 2 है। देखते हैं तत्समक अवयव कौन सा होता है, जिसके साथ संक्रिया करवाने पर, यहाँ पे मैं बी की जगह ए ले लेता हूँ, वापस मुझे ए मिल जाना चाहिए, है ना, मुझे वो ए ढूंढना है जो ए को बिल्कुल भी नुकसान ना पहुंचाए, वापस ए लौटा दे। तो संक्रिया के हिसाब से मुझे दोनों की गुणा करनी होगी, 2 का भाग देना होगा और बराबर में ए लिख दिया, तो ये ए ई बराबर हो गया मेरा 2a, और ए को इधर ले आया तो 2a बटा ए। अब यहाँ पे आप ये सोच सकते हैं सर ए अगर 0 हुआ तो है हो ही नहीं सकता 0, लिखा पड़ा है अशून्य अवयव, ए 0 नहीं है, ए जी में है और जी में 0 है ही नहीं, जी के पास 0 है ही नहीं, तो 0 रखेंगे कहाँ से, तो ये कट गया, बराबर 2 आ गया। भैया तत्समक अवयव 2 है, सही कहा, ये बात भी सही है। अब ये कह रहा है कि ये आबेली समूह नहीं है, ये एक समूह है, भैया ये भी एक समूह है, ये बात भी सही है, फिर तो समूह वाली बात भी है, क्योंकि आबेली समूह नहीं है, क्रम विनिमयता साफ दिख रही है, झलक रही है इसमें से, क्रम विनिमयता साफ झलक रही है। ए संक्रिया बी बराबर बी संक्रिया ए, इसे कहते हैं क्रम विनिमयता। होगी नहीं होगी, गुणा है, गुणा में बचपन से पढ़ाया जाता है, 2 गुणा 3 कीजिए या 3 गुणा 2 कीजिए बराबर होते हैं, बचपन से पढ़ाया गया, वो गलत थोड़ी है। तो ए संक्रिया बी बराबर बी संक्रिया ए क्रम विनिमयता है। अब तो फिर ये समूह वाला भी तो गलत हो सकता था। देखिए समूह वाला अगर गलत होता तो फिर वो आबेली समूह भी नहीं होता, इसका मतलब दोनों ही ऑप्शन गलत होते, फिर तो भाई दोनों ही गलत होते। क्यों, फिर तो कह रहा समूह नहीं है, यहाँ कहता है आबेली समूह नहीं है, जबकि अगर समूह है और फिर आता कि आबेली समूह नहीं है तो फिर ये गलत हुआ, क्योंकि समझिए बातों को,
ये गलत हो। समूह वाली चेक कर लीजिए, डरिए मत, घबराइए मत, तसल्ली से टाइम दीजिए, चीज़ों को दोबारा मैं क्रॉस चेक करा देता हूँ। देखिए सबसे पहला काम होता है समवर्त चेक करना। तो समवर्त है कि ए परिमेय संख्या है, बी परिमेय संख्या है। दो परिमेय संख्या जब आपस में गुणा करती है तो परिमेय संख्या ही बनाती है, और दोनों ही धनात्मक है तो गुणा करके भी धनात्मक ही बनेगा, क्योंकि प्लस 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 ही बनाते हैं। फिर 2 का भाग देंगे तो वो भी परिमेय संख्या ही आएगी। तो इसका मतलब है अगर ए और बी जी में है, मतलब परिमेय संख्याएं हैं, तो ए संक्रिया बी भी परिमेय संख्या, मतलब समवर्त तो है। तत्सम मैंने आपको चेक कराई दिया, साचर्यता की कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्रम विनिमयता की कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो सब कुछ इसके साथ फिट है, सब एकदम नॉर्मल है, तो भैया समूह है। तो फिर क्या बचा? आबेली समूह नहीं है, बिल्कुल है, आबेली समूह ही है। और आपको एक बात बताऊं, ये भी रिपीट कर देता हूं फिर से, फिर आप कहेंगे सर ये आप जाके देखिए डॉक्टर गोखले वाली बुक के अंदर ये एग्जाम्पल भी है, प्रश्नावली में भी सवाल है, दोनों जगह आपको ये सवाल मिलेगा। हाँ, हो सकता है यहाँ पे ए बी बटा 3 लिखा हुआ हो, कहीं ए बी बटा 4 लिखा हुआ, तो 3-4 से आपको कोई खास फर्क पड़ता नहीं है। अगला क्वेश्चन ये है, ई ए बी सी में दी गई ये सारणी दी गई है, इसमें से कौन सा गुणधर्म का अनुसरण ये नहीं करता है? इसमें से ये बताना है कि कौन सी बात यहाँ पे लागू नहीं होती है। देखिए साचर्यता, तत्सम करिए तो बड़े नॉर्मल चीजें हैं, तो कुछ डाउटफुल से स्टार्ट करते हैं हम। चेक तो ऑप्शन से करना पड़ेगा, चेक तो हमें ऑप्शन से ही करना पड़ेगा। जब ऑप्शन से चेक करना होना तो थोड़ी देर रुक जाइए, और खासकर ऑप्शन में हाथ डालना है तो सी ऑप्शन पे हाथ डालिए, मेरा फेवरेट है, सी पे हाथ डालिए, क्योंकि देखिए ए गलत होने के चांसेस कम है। कोई भी अगर आप भी पेपर बनाते और आपको पता है कि इस क्वेश्चन को ऑप्शन से ही किया जाना है, ऑप्शन से ही ट्राई करनी है, तो आप भी ए ऑप्शन में सही नहीं डालते, थोड़ा सा सोचिए। हाँ, अगर आप बहुत एडवांस लेवल का सोचते तो ए डालते, आप ये सोचते अच्छा बच्चा सी से स्टार्ट करेगा तो अपन को ए से ही डाल देते हैं, इतना नहीं सोचते हैं, इतना कोई नहीं सोचेगा। तो थोड़ा सा नॉर्मल हो जाइए, शेरलॉक होम्स हम में से कोई नहीं है, तो नॉर्मली क्या होता है बी और सी में ही गड़बड़ मिलती है, तो आप बी और सी को चेक करिए। बी में मुझे तत्समक है तो थोड़ा सा कम डाउट है, और मैं चेक भी करवा देता हूँ तत्समक के लिए, तो आ जाइए यहाँ पे फटाफट। तत्समक देखिए, ई ने संक्रिया की, ई ने ई के साथ किया, ई आ रहा है, ई के साथ ये देखिए ए आ रहा है, बी आ रहा है, सी आ रहा है, इसने किसी को नहीं बदला भैया, ई ने किसी को नहीं बदला, जिसके साथ संक्रिया की उसको एज इट इज लौटाया। देखिए ई संक्रिया ई ई आया, ए संक्रिया ई ए आया, बी संक्रिया ई बी आया, सी संक्रिया ई सी आया, तो कोई डाउट ही नहीं है कि भैया तत्समक के साथ तो कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल तत्समक है, ये बात एकदम सही है। तो ये ऑप्शन कट, गलत ऑप्शन हटाओ। दूसरा क्रम विनिमयता का नियम, वो भी चेक कर लेते हैं, लेकिन पहले चक्रीय पे आते हैं। भैया मुझे चक्रीय वाला डाउट लग रहा है, क्योंकि यही ऑप्शन थोड़ा सा हटके लग रहा है। क्रम विनिमयता, साचर्यता, ये तो बहुत सुने हुए नंबर है, चक्रीय डाला है तो कुछ तो कहानी में गड़बड़ है। चक्रीयता को चेक करते हैं, अगर चक्रीय है तो कोई ना कोई जनक भी होगा। तत्समक अवयव कभी जनक नहीं हो सकता, तत्समक अवयव सिवाय जब ग्रुप एक साइज का हो, सिर्फ एक अवयव का ग्रुप हो, तो ही तत्समक अवयव उसका जनक हो सकता है, वरना 2 साइज या 3 साइज या 4 साइज या एक से ज्यादा बड़ा ग्रुप होता है तो चक्रीय समूह का जनक तत्समक नहीं हो सकता। तो भैया ई को तो बाहर निकालिए, ए से स्टार्ट करिए, क्या ए जनक है क्या? शुरू करते हैं भैया ए से, आ जा भैया ए ने ए से संक्रिया की, ऑब्वियसली बात है ए लाएगा खुद के साथ बिना एक पावर एक, तो ए संक्रिया, दोबारा ए को ए के साथ संक्रिया किया, ए को ए के साथ संक्रिया किया, इसने ई बनाया, चलिए बढ़िया बात है, बन गया। ए 3 पे देखना चाहिए, ए की पावर 3 करने पर, मतलब ए को ए के साथ 3 बार संक्रिया करने पर, तो ए को ए के साथ संक्रिया करने पर ई आ चुका है, ए को ए के साथ संक्रिया किया, ई आ गया, फिर ई को ए के साथ किया, भैया वापस ए आ गया यार। तो तत्समक जनक जो होता है उसको क्या होता है, 1 पावर पे वो खुद आता है, 2 पावर पे कोई और अवयव आता है, 3 पावर पे कोई और अवयव आता है, 4 पावर पे कोई और अवयव आता है। जब तक वो ग्रुप के सारे अवयव नहीं बना देता बंदा आराम नहीं करता, जनक जो है वो आराम नहीं करता, बंदा बड़ा मेहनती है। वो क्या करता है, 1 पावर पे तो खुद है ना, पहले जैसे खुद ने खाना खा लिया, फिर वो एक एक करके सबको जिमाता है, सबको खाना खिलाता, आ जाओ भाई साहब 2 नंबर पे, 3 नंबर पे, 4 नंबर पे, 5 नंबर पे, 6 नंबर पे, और सारे राउंड पूरे करके फिर दोबारा खाना खाने बैठ जाते हैं। ये है तत्समक अवयव, ध्यान रखिएगा। जनक अवयव में ये कमाल होता है, सॉरी तत्समक नहीं, जनक अवयव में ये कमाल की बात होती है। तो 1 पावर पे वो खुद आता है, 2 पावर पे दूसरा अवयव आता है, कायदे से दूसरे पे दूसरा अवयव आता, लेकिन तीसरे पे वापस आ गया ना भैया, है तीसरे पे नहीं भैया, पूरा राउंड काट के फिर वापस आना है तेरे को, ये राउंड नहीं काट रहा, इसका मतलब ये जनक नहीं है, ये जनक नहीं है, तो कट। बी की ट्राई करते हैं, बी 1 पावर पे बी आ गया, 1 पावर पे तो क्या चेक करना है यार, 1 पावर पे तो खुद आएगा ही आएगा, मैं तो 2 पावर से स्टार्ट करो सीधा। बी संक्रिया बी को अगर बी से संक्रिया करें तो ई आता है, और बी की पावर 3 करते ही फिर वापस बी आ जाएगा, तो ये बी स्क्वायर का मतलब ई है, तो खत्म। नहीं भैया ये भी जनक नहीं है, सी
आ जाओ भैया, अब सी तुम्हारे हवाले वतन साथियों। सी स्क्वायर सी का सी के साथ करेंगे तो ई आ जाएगा, खत्म बात। ना भाई नहीं, क्योंकि सी क्यूब करते ही सी आ जाएगा। समझ रहे हैं भैया, एक पावर पे तो खुद आए, दूसरी पावर पे कुछ और आए, तीसरी पावर पे तीसरा अवयव आए, चौथी पावर पे चौथा अवयव आए, और फिर पांचवी पावर पे वो वापस आ जाए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है, यहाँ तो हर कोई तीसरी पावर पे खुद आ रहा है, जो कि ऐसा नहीं है। तो भाई बात खत्म, खराब। तो यही वो ऑप्शन है जो गलत था कि ये चक्रीय समूह है ही नहीं, बिना जनक के कोई का चक्रीय समूह है ना बेटा। सोचिए, बिना दूल्हे की कैसी शादी, बात खत्म। तो चक्रीय जनक कहाँ है, जनक लाओ ना, कहाँ है जनक, जनक है ही नहीं। तो चलो बाहर जाओ। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। भाई इतना इजी क्वेश्चन 2016, धन्यवाद। ऐसे क्वेश्चन भी आपके लिए आते हैं, मतलब मुफ्त है, ये फ्री है, ये फ्री है, एक के साथ एक फ्री आता है ना, वो वाले क्वेश्चन है ये। तो ये क्वेश्चन क्या है, ए संक्रिया बी इनवर्स संक्रिया सी पे इनवर्स। इनवर्स जब खोलते हैं, जब इनवर्स को बांटते हैं कि भाई तू भी ले तू भी ले तू भी ले, तो क्या होता है, क्रम पलट जाता है, क्रम पलट जाता है। क्रम पलटते ही क्या होगा, सी भैया पहले आएंगे, सी का इनवर्स, सी भैया पहले, फिर दूसरे वाले भैया, अब तुम्हारी बारी। बी पे ऑलरेडी इनवर्स है, एक इनवर्स और करेंगे, दो इनवर्स आते ही वापस आदमी, एक आदमी को पहले उल्टा किया, फिर उल्टा किया, बंदा सीधा हो गया। तो बी इनवर्स का इनवर्स वापस भी आ गया। फिर उसके बाद में फिर ये आ जाओ भैया, तुम आ जाओ, ये है आपका आंसर, सी इनवर्स बी। इतने इजी क्वेश्चन है, बताइए ये वो क्रम है, ये कौन सा रूल है, ये वो वाला रूल है जो कहता है कि भाई ए बी सी डी ई जितने भी हो और उसका इन्वर्स अगर हो तो इन्वर्स करते ही सारा क्रम पलट जाता है, सब उल्टे हो जाते हैं। मतलब जो आगे वाला भैया है, जो सबसे लाइन में सबसे पीछे है, जिसकी गांधी जी बात किया करते थे, वो व्यक्ति सबसे पहले आ जाता है, लाइन उल्टी शुरू हो जाती है। ठीक है, यहाँ स्वराज के नियमों की पालना हो रही है, आखिरी व्यक्ति को पहला स्थान मिल रहा है। आगे बढ़े। ये क्वेश्चन बहुत प्यारा लगा मुझे, बहुत बहुत अच्छा लगा। ये क्वेश्चन उन लोगों के लिए जो रट के बैठे। कैसे, क्वेश्चन समझिए। इस क्वेश्चन में क्या है, इस क्वेश्चन में पूछा कि जी एक समूह है, उसकी संक्रिया O है, छोटे वाला O, और G डैश एक समूह है जिसकी संक्रिया स्टार है। इस तरीके से दो संक्रियाएं हैं, ध्यान से देखिए ऊपर दो संक्रियाएं हैं, एक तो है GO, एक है G स्टार। G डैश में स्टार है, उसमें O है। बताइए इसमें से समूह समकारिता कौन सी है। अब पता किताबें क्या करती है, किताबों में ये लिखा हुआ है, ध्यान दीजिए, किताबों में ये लिखा हुआ है FAB, जो समकारिता की शर्त है वो लिखी है FAB बराबर FAFB। और जिसने ग्रुप थ्योरी कभी नहीं पढ़ी और वो किताब खोल लेता है ग्रुप थ्योरी का, तो वो बोलता है FA गुणा B AB बराबर FA गुणा FB, और बंदा फिर भी सही बोल रहा है, उसे ज्ञान कुछ भी नहीं है, फिर भी वो सही बोल रहा है। जैसे कोई कह दे करंट, उसे नहीं पता कि करंट का मतलब होता है आवेश प्रवाह की दर, उसे नहीं समझ में आता कौन आवेश, कौन कुलाम, कौन ये, लेकिन उसे पढ़ा हुआ है कि धारा होती है। तो सेम वही FAB AB, जब संक्रिया होती है उसको गुणन कहा जाता है, संक्रिया को गुणन कहा जाता है। तो अगर वो ये बोल रहा है FA गुणा B बराबर FA गुणा FB, तो वो सही बोल रहा है। लेकिन भाई साहब, यहाँ वाली गुणा और यहाँ वाली गुणा अलग है, गुणा का मतलब है संक्रिया, यहाँ वाली संक्रिया अलग है, यहाँ वाली संक्रिया अलग है। अगर मैं भारतीय हूँ तो मुझ पे भारत के नियम लागू होंगे, और अगर मैं अमेरिकन होता, अगर मैं अमेरिका में रह रहा होता तो मुझ पे किसके नियम लागू होते, भारत के। क्या मुझे भारत के संविधान को फॉलो करना होता है अमेरिका में? नहीं करना होता। क्यों नहीं करना होता? क्योंकि मैं अमेरिका में रहता हूँ। अगर मैं अमेरिका में रहता हूँ तो मुझे अमेरिका के नियमों की पालना करनी होगी, भारत में भारत के नियमों की पालना करनी होगी। ए और बी किसके अवयव है? ए और बी किसके अवयव है? ए और बी जी के अवयव है, जी के अवयव है। इसका मतलब ये इंडियन है, ये इंडियन है, और इंडियन है तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पे लागू होगा, जो कि कहता है कि भैया संक्रिया तुम्हारी ओ है, तुम्हारी संक्रिया ओ है। तो ए और बी के बीच में संक्रिया कौन सी हुई? ओ। क्यों? क्योंकि बंदे इंडियन है। अब ये दो भाई साहब उठ के अमेरिका चले गए। अब अमेरिका में जाने के बाद में भी वो कहे कि नहीं भैया, हमारा तो संविधान कहता है कि हमें तो ये सुविधाएं मिली हुई है, मुझे तो ये भी चाहिए, मुझे अमेरिका में भी ये चाहिए, क्योंकि मैं तो इंडिया से आया हूँ और इंडिया का संविधान कहता है कि ये मेरे पास है। क्या अब बोलिए, क्या अब उसे वो चीजें मिलेगी? वहां पे नहीं मिलेगी। क्यों नहीं मिलेगी? क्योंकि अब उसका कॉन्स्टिट्यूशन चेंज हो गया है, अब वो अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में आ गया। अब उसके तहत जो उसके साथ हो सकता है, जो मिलना चाहिए, अब वो मिलेगा। तो FAFB, A B G में है। फलन ने क्या किया? फलन इसे उठा के ले गया, FAFB को उठा के ले गया दूसरे समुच्चय के अंदर, जो कि है G डैश। तो अब ये बंदे हो गए NRI बंदों पे वहां की संक्रिया कौन सी है? स्टार। ये है सही चीज।
अब किताबें क्या, जैसे मैंने बताया किताबों में ये लिखा हुआ है, बच्चे इसी को रट के पकड़ के बैठे, उन्हें ये नहीं पता होता कि यहाँ वाली संक्रिया और यहाँ वाली संक्रिया में अंतर है, क्योंकि भैया दोनों अवयवी अलग अलग देशों के हैं। ए भी अलग देश का है, एफ भी अलग देश का है। अलग देश का मतलब अलग नियम काम करेंगे इनके ऊपर। अब आप कहेंगे सब कलर एक जैसा है, खून एक जैसा है, हमने क्रांतिवीर मूवी देखी है, देखिए खून एक जैसा है, इसके खून का रंग भी लाल है, उसके भी लाल है। ना बेटा, कितना ही लाल हो, कानून अलग अलग है, ठीक है ना। तो समझिए बातों को, एफ ओ बी बराबर एफ ए स्टार एफ बी, ये होता है हमारा, ठीक है ना। तो आपको यहाँ ध्यान है, इसीलिए यहाँ देखिए इस क्वेश्चन को बनाया इसी तरह से गया था, जो रटे हुए बंदे हैं उनको पकड़ा जा सके। ये देखिए यहाँ स्टार रखा हुआ है, यहाँ ओ रखा हुआ है। अब बताइए ए बी के साथ स्टार कैसे आ सकता है? ए बी तो जी के अवयव, जी के अवयव के साथ ओ होगा, इसलिए ये गलत। यहाँ देखिए ए बी जी के हैं तो ओ लिखा हुआ है, बिल्कुल सही लिखा। एफ ए एफ बी जी डैश के हुए तो यहाँ पे स्टार आना चाहिए, स्टार आया, बिल्कुल सही, ये बात सही है। तो क्वेश्चन को अच्छा बनाया ना, मुझे बहुत बढ़िया लगा ये। ऐसा होना चाहिए, क्रिएटिव क्वेश्चन होने चाहिए जो रटे हुए बच्चों को पढ़ने वाले बच्चों से अलग कर सके। कंपटीशन का महत्व ही खत्म हो जाएगा भाई, अगर रटा हुआ बच्चा निकल जाएगा तो कंपटीशन खत्म। फिर क्या कंपटीशन? फिर जो पूरे साल मेहनत कर रहा है, जो पढ़ रहा है, जी जान लगा रहा है, वो कहाँ, वो क्यों मेहनत करेगा? तो मेहनत करने वाले का सम्मान हो, अच्छे क्वेश्चन बनाइए ताकि उनको सम्मान दिया जा सके, ये उनको सम्मान है। यदि एक समूह जी प्रत्येक अवयव स्वयं का प्रतिलोम हो, अरे भाई ये तो एग्जाम्पल है गोखरू में। पहली एक्सरसाइज खोलिए, पहला एग्जाम्पल खोलिए। पहला एग्जाम्पल, इसको कई भाषा में लिखा जाता है कि अगर ए स्क्वायर बराबर ई हो फॉर ऑल ए, अगर ग्रुप का हर अवयव, पकड़िए इस बात को, अगर ग्रुप का प्रत्येक अवयव का स्क्वायर करने पर ई आता हो, प्रत्येक अवयव, ये कोई एक के लिए नहीं है, यहाँ पे ऑल का मतलब है ए अगर बी भी हो जाए तब भी ये बात सही है, बी ए अगर सी हो जाए तब भी बात सही है, यानी जी के पहले अवयव पे भी सही है, दूसरे पे भी सही है, तीसरे पे भी सही है, चौथे पे भी सही है, डैश 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 डैश, जो अंतिम व्यक्ति है उस तक भी बात सही है। यानी अब इस बात को पकड़िए, जब ए स्क्वायर बराबर ई है, ए ग्रुप का अवयव है, हर ग्रुप के अवयव के पास जरूर उसका अपना एक प्रतिलोम भी होता है, कायदा कहता है होगा, क्योंकि ग्रुप है, ग्रुप में हर अवयव के पास अपने प्रतिलोम होता है। तो ए इनवर्स से संक्रिया करवाइए, दोनों तरफ ए इनवर्स से संक्रिया करने पर ए इनवर्स और एक ए मिला के ई बन गए, एक ए बच गया, और ई बेचारा किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता, ये बात मैं आपको पहले पढ़ा चुका हूं। तो ये आपका हो गया वापस से ए, ये हो गया ए इनवर्स। इसका मतलब इस ग्रुप में हर अवयव अपना प्रतिलोम है। तो याद रखिए, कई बातें कनेक्ट हो रही है, ये बात और ये बात एक ही है। अगर किसी ग्रुप में प्रत्येक अवयव का संक्रिया करने पर ई आता हो, या यूं कहें इसी बात को एक तरीके से कि अगर कोई ग्रुप ऐसा है जिसमें प्रत्येक अवयव की कोटि 2 है, बताइए, कान को पकड़ने के 2 तरीके हमने पढ़े, एक यहाँ वाला और एक ऐसे वाला। अब यहाँ पता चल रहा है कि इधर से बंदे के हाथ इतने बड़े हैं कि कान को कैसे पकड़ सकता है। ये क्वेश्चन वैसा ही है, ए स्क्वायर बराबर ई, वही बात है, प्रत्येक अवयव की कोटि 2 हो, वही बात है, प्रत्येक अवयव खुद का प्रतिलोम हो, वही बात है। ये तीनों बातें एक ही है, इससे बोलो या इससे बोलो या इससे बोलो, ये 3 तरीके हो गए कान पकड़ने की, बात एक ही है। इससे ज्यादा कमाल की बात पता क्या है, जब किसी ग्रुप में इन तीनों में से कोई भी बात सत्य हो, क्योंकि तीनों बात है ही नहीं, बोलने का तरीका अलग अलग है भाई, सिर्फ बोलने का तरीका अलग अलग है, तीनों बातें एक है। जब ये तीनों बातें एक है तो ऐसा ग्रुप क्रम विनिमय होता है, ये ग्रुप क्रम विनिमय होता है, चेक कर सकते हैं। मैं प्रूफ नहीं करूंगा, यहाँ पे थोड़ा टाइम लगेगा, इसलिए टाइम बर्बाद नहीं करना चाहता। ये क्रम विनिमय होगा, इसमें ए बी बराबर आएगा बी ए। अगर आप जाके गोकुल की बुक खोल लीजिए, एग्जाम्पल नंबर 1 ट्राई कर लीजिए, आपको खुद यकीन हो जाएगा कि अमित जी सही बोल रहे थे। और इसके कई रूप है, ठीक है। तो यहाँ पे कि भैया ऐसा ग्रुप क्या होता है, आबेली होता है। सूचकांक 2 वाला प्रत्येक उपसमूह, फिर वही मार दिया यार, फिर वही मार दिया। आप कहोगे ये थ्योरम है, ये भैया थ्योरम है कि एक पर में 3.6 का एक क्वेश्चन था, 3.6 का मैं बता दें, थ्योरम 3.6 है, पीछे आया हुआ है, वो देख लीजिएगा। ये जो है ये सेम क्वेश्चन फिर थ्योरम है, एग्जैक्टली थ्योरम है, उसको उठा के क्वेश्चन बना दिया गया। ये है थ्योरम नंबर 3.8, पढ़ लीजिए, एग्जैक्टली जो इसमें लिखा हुआ है सेम वो की वो भाषा वो लिखी हुई है। क्या सूचकांक 2 वाला प्रत्येक उपसमूह होता है जिसका सूचकांक 2 हो। सूचकांक 2 का मतलब है अगर कोई उपसमूह, मान लीजिए जी कोई समूह है, ठीक है, जी कोई समूह है मतलब ग्रुप है, और एच इसका उपसमूह है, एच इसका उपसमूह है, ठीक है, ये इसका सब ग्रुप है। आपने इसके सह समुच्चय बनाए और 2 ही सह समुच्चय बने, मान लीजिए एक एच बना और एक एच ए बना, 2 ही सह समुच्चय बन रहे हैं, इसे कहते हैं सूचकांक। सूचकांक का मतलब होता है कोई उपसमूह कितने, कोई उपसमूह, किसी ग्रुप का कोई उपसमूह कितने सह समुच्चय बनाता है, इंग्लिश में कहते हैं कोसेट।
कितने कोसेट बनाता है वो सूचकांक कहलाता है। यहाँ पे इसका जो सूचकांक है वो 2 है। तो अगर किसी ग्रुप कोई समूह कोई H है उसका 2 ही सूचकांक हो तो ये जो H है ये कोई नॉर्मल H नहीं रहता, फिर ये विशेष बन जाता है, H पर सामान्य उपग्रुप हो जाता है G का, अगर उसका सूचकांक 2 हो तो डिस्टर्बेंस के लिए माफी चाहता हूँ। वापस आते हैं क्वेश्चन पे। तो H और H, देखिए H तो बनेगा ही बनेगा, H तो बनेगा, H बिना ये तो भैया तत्समक अवयव, जब आप G का तत्समक अवयव लेंगे और उसको H के साथ संक्रिया कराएंगे और तत्समक अवयव की प्रवृत्ति ये होती है वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता, तो आपको H तो मिलना ही मिलना है। तो H तो एक H तो पक्का ही है। और ये कह रहा है कि सूचकांक 2 है, इसका मतलब एक और बनेगा, तो एक H बन गया और एक H बन गया। अब ये जो खास है जो 2 ही बना रहा है, G के पास मान लीजिए 1000 अवयव है, लेकिन बंदा 1000 अवयव के साथ संक्रिया कराने के बाद अब 1000 आप कहेंगे सर 1000 क्यों नहीं बने, 1000 बनेंगे 1000, लेकिन जब आप देखेंगे मिलान करेंगे तो उसमें से अधिकतर तो H होंगे। समझिए बातों को। जैसे मान लीजिए पहले अवयव ने HA1 बनाया, दूसरे ने HA2 बनाया, तीसरे ने HA3 बनाया, चौथे ने HA4 बनाया, डैश 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 HA1000 बन गया। ठीक है, जब आप इन्हें चेक करेंगे तो पता चलेगा कि HA1 सिर्फ नाम ही है तो ये H ही। फिर आप HA2 के पास गए, उसे जाके चेक किया, पता चला ये भी H ही है। फिर आप HA3 के पास गए, उसको जाके चेक किया तो HA है, इसको जाके चेक किया ये भी HA मिला। तो इसका मतलब जब आप सारे हजारों को ट्राई करेंगे तो आपको पता चलेगा 2 ही बन रहे हैं, एक H बन रहा है एक HA बन रहा है, और कोई बन ही नहीं रहा, सेम ही रिपीट हो रहा है। समझ गए बात। तो ये पर में 3.8 है जो कहती है कि अगर किसी उपसमूह का, किसी परिमित ग्रुप G का कोई उपसमूह है और उसका सूचकांक 2 है तो ऐसा पर सामान्य उपसमूह होता है। पर में नंबर 3.8 सारी थ्योरम ग्रुप थ्योरी की रट्टे मार लीजिए। अगर हाल फिलहाल में आपको कुछ चाहिए तो रट्टे मार लीजिए, थ्योरमों को लिखिए, और खासकर ज्यादातर थ्योरम कौन सी पढ़ी है, तीसरी एक्सरसाइज जो है उसकी थ्योरम को उठा लीजिए। ज्यादा एक्सरसाइज कम से कम मैं 10 या 15 रिजल्ट है जो आप अगर रट्टा मार लेते हैं उसमें से 2-3 क्वेश्चन बनने के चांसेस बन जाएंगे आपके, 10-15 थ्योरम। लेकिन रट्टा मारने का मतलब नहीं एकदम ही रट्टा मार ले, पता चले कि सूचकांक का नाम बदल के कुछ और कर दिया और आप कहे मैं तो सूचकांक पढ़ के गया था, यहाँ तो कुछ और पूछ लिया, ऐसा ना। थोड़ा सा समझिए उसको, उसके स्टेटमेंट को समझिए, उसके कथन को समझिए कि भैया कह क्या रहा है। ठीक है ना, समझ रहे बातों को। अब कई बच्चे होते हैं सीधा रट्टा चल जाते हैं कि सर इसमें सर आपने तो जो बताया था वो जर्मन शेपर्ड के बारे में बताया था, इसमें तो बुलडॉग आ गया। बेटा ये कुत्तों की ही 2 प्रजातियां है, कम से कम सीखते तो सही कि ये जो जर्मन शेपर्ड है ये कुत्ते की प्रकृति है और बुलडॉग भी कुत्ते की है, तो बात कुत्ते की चल रही थी। इतना भी अंतर अगर बर्दाश्त नहीं करेंगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगी कहानी। एकदम साफ रट्टा मारेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। फिर तो हो सकता है कि आप ABC रट के जाए, वहाँ XYZ मिल जाए, आप जाके बाहर आके कहेंगे सर आपने तो ABC बताया था किताब, वहां जाके देखा तो XYZ आ गए। ठीक है ना, घोल के पीना नहीं है। अगला क्वेश्चन है, मान लीजिए FG से G में समकारिता है तो निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। समकारिता के परगुण, समाकारिता के परगुण जाके पढ़िए, उसी पे ये क्वेश्चन बना है कि जब 2 ग्रुप समाकारी हो तो उनमें क्या क्या विशेषता होती है, उन विशेषताओं की बात है। सबसे पहली विशेषता तो भाई ये है कि तत्समक रखने पर तत्समक आएगा, 1। नंबर 2, प्रतिलोम चाहे पहले लो चाहे बाद में लो बराबर आएगा। अगर आपने कोई अवयव A का प्रतिलोम पहले लिया और फिर F निकाला, फलन निकाला, या फिर आप भूल गए और आपने कोई बात नहीं फलन का मान पहले ले लिया, तो आप भूलने की जो गलती है वो माफ हो जाती है। यहाँ पे आप प्रतिलोम बाद में भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये भी खास बात होती है इसमें। तीसरी ये बात भी होती है कि भैया अगर G जो है, अगर H जो है वो G का उपसमूह है, H G का उपसमूह है, तो FH जो है, FH आपके दूसरे साइड वाले G डैश का उपसमूह होगा। मतलब उपसमूह के रखने पर जो नया FH जो इमेज बनेगी, जो प्रतिबिंब बनेगा वो भी उपसमूह होगा G डैश का। तो यहाँ पे ये बात सही है। G ऑलरेडी अपने आप में स्वयंभू है तो खुद ही है, G खुद है, G खुद अपना उपसमूह होता है तो उसकी जो इमेज होगी वो भी उपसमूह होगी। ये बात भी सत्य है। तो भैया सब की सब बातें सत्य पाई गई है। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 22। ये क्वेश्चन थोड़ा सा दूर रह गया। क्रम में चक्रीय समूह के जनकों की संख्या। देखिए जनकों की संख्या जो होती है, ये मेरा एक लेक्चर है, चक्रीय समूह के जनकों की संख्या ज्ञात करने का। नंबर ऑफ जनरेटर,
यूट्यूब पे लेक्चर पड़ा हुआ है, आप जाके मेरे चैनल पे सर्च करिए, उसमें आपको मिल जाएगा जनकों की संख्या। कि जनकों की संख्या कैसे, कोई भी ग्रुप है, ऑर्डर ऑफ ग्रुप मान लीजिए 22 है, 25 है, 28 है, 35 है, मान लीजिए कोई भी ग्रुप दे दिया हमें कि भाई 24 का है और इसमें जनकों की संख्या बताइए। ये क्वेश्चन फेवरेट क्वेश्चन है, आरपीएससी ने काफ़ी बार इस क्वेश्चन को पूछा है। जनकों की संख्या बहुत पसंद है आरपीएससी को। तो जनकों की संख्या एक सेपरेट लेक्चर है, उसको जाके देखिए, जरूर देखिएगा, छोड़िएगा मत। जनकों की संख्या का जो क्वेश्चन है वो मैंने कहा ना, यहाँ पे भी नहीं, सिर्फ आरपीएससी नहीं है, अगर आप अदर एनवीएस में देखें, केवीएस में देखें, वहाँ पे भी देखें, जनकों की संख्या को पसंद करते हैं। जो पेपर सेटर है, जो एग्जाम कराने वाला है, जो एग्जाम के पेपर बनाने वाला है, उसको पसंद है जनकों की संख्या। और थोड़ा सा क्या है कि कॉम्प्लिकेटेड भी है, इसलिए वो अच्छा लगता है। गिननी पड़ती है आपको, ऐसे उंगलियों पे गिननी पड़ती है। अच्छा, एक जनक, दूसरा जनक, तीसरा जनक, एक भी गिनती में थोड़ी सी गड़बड़ होगी तो माइनस मार्किंग। इसलिए क्वेश्चन अच्छा लगता है, क्योंकि ट्रैप है। ए भी कम ज्यादा गिन लिया, गए काम से। और ऐसे क्वेश्चन जो है कंपटीशन में जरूर डाले जाते हैं, जिससे बच्चा, देखिए कंपटीशन का मकसद ये नहीं होता कि वो क्वेश्चन डाले जो बच्चे को ना आए। कंपटीशन का मकसद ये होता है कि ऐसे क्वेश्चन डाले जो बच्चा करे और गलत करे, ताकि समय भी बर्बाद हो, नंबर भी जाए, डबल नुकसान हो उसको। और जब वो बाहर निकले तो एक पश्चाताप के साथ निकले कि मैंने पढ़ाई नहीं की, उसको फील हो। ये ना हो कि भैया पेपर इतना टफ था, कुछ आता ही नहीं था, ऐसा फील हो बाहर आके कि भैया मैंने जो पढ़ा वो गलत पढ़ा, कम पढ़ा, ये फील के साथ वो बाहर निकले। हाँ जी, दोबारा ये तो वही क्वेश्चन आ गया यार। एक जी एक समूह है और ए संक्रिया x बराबर बी, वाई संक्रिया ए के लिए क्या होता है भैया? इकलौता हल होता है, केवल एक हल होता है, इकलौते होते हैं। सबसे पहली डॉक्टर नवकार पब्लिकेशन की बुक में सबसे पहली एक्सरसाइज में ये थ्योरम नंबर 1.3 या 1.4 है, जिसमें साफ साफ कहा गया है कि ग्रुप के अंदर अगर ए और बी ग्रुप के अवयव हैं तो ए संक्रिया x बराबर बी का इकलौता अद्वितीय हल विद्यमान। पहली बात तो हल विद्यमान होता है, नंबर 1। ये क्वेश्चन भी बन सकता है कि हल विद्यमान होगा या नहीं होगा, तो भाई बिल्कुल गारंटी है कि ग्रुप में इसका हल विद्यमान होगा। और हल होगा कितना वो भी बता देता हूँ, x बराबर ए इनवर्स संक्रिया बी, ये इसका हल होगा, जो कि जी का ही कोई ना कोई सदस्य होगा। यानी ग्रुप के अंदर ऐसे समीकरण का हल विद्यमान उसके अंदर ही होता है। और होता कितना, ए इनवर्स संक्रिया बी होता है। और होता ही नहीं है, बल्कि सबसे प्यारी बात, इकलौता होता है। ऐसे नहीं कि 2 सॉल्यूशन आ रहे, 3 आ रहे ना, इकलौता सॉल्यूशन आएगा और वो भी जी के पास ही आएगा। अगला क्वेश्चन, अब ये जो क्वेश्चन है ये थोड़ा सा हो सकता है मिस प्रिंट हो, तो लिखिए 2018 का क्वेश्चन है, मिस प्रिंटिंग की संभावना भरपूर है इसके अंदर। इसके अंदर है जीवन, उसके बाद में ये जो है कार्तीय गुणन है। कार्तीय गुणन का मतलब जब 2 समुच्चय जो है वो गुणा करते हैं तो जोड़े बनते हैं, पेयर्स बनते हैं, ऑर्डर्स पेयर। तो वो जो ऑर्डर्स पेयर बनते हैं ये उसके लिए है। तो G1 संक्रिया E2 इंटरसेक्शन E1 संक्रिया G2। अब हमें कहा गया कि G1 का तत्समक E1 है, तो E1 तत्समक है तो यहाँ आ जाएगा। अब अगर हम E1 रख दें तो E1 और E2 का एक जोड़ा बन जाएगा, E1 और E2 का एक जोड़ा बन जाएगा, क्योंकि G1 के जितने भी अवयव होंगे वो सब E2 के साथ जोड़े बनाएंगे। तो एक तत्समक अवयव G1 का E1 है, तो वो जब E2 के साथ जोड़ा बनाएगा तो E1 E2 बन जाएगा। एक ऐसा ही जोड़ा आपको यहाँ पे भी मिल जाएगा आराम से, क्योंकि E1 है और वो G2 के साथ पीछे रख के गुणा कर रहा है। तो G2 का तत्समक जब सब अवयव के साथ ये जोड़े बनाएगा तो कभी ना कभी G2 का तत्समक भी आएगा। सपोज वो जो बताया गया वो है E2 आएगा तो एक जोड़ा बन जाएगा E1, E2 बन गया। और ये देखिए, अब ये यहाँ पे भी है और ये यहाँ पे भी है, ये दोनों जगह है, मतलब ये कॉमन है, तो ये आंसर में भी आ जाएगा आपका E1, E2, ये जोड़ा दोनों जगह आ जाएगा। लेकिन यहाँ जो ब्रैकेट लगाए गए हैं वो समझ से परे है, मंझले ब्रैकेट लगाए गए। मंझले ब्रैकेटों का कोई मतलब ही नहीं होता। मंझले ब्रैकेट जो है वो यहाँ पे कोई सेंस नहीं। कार्तीय गुणन में क्या होता है, छोटे ब्रैकेट का इस्तेमाल किया जाता है। या फिर अगर आप बड़े ब्रैकेट का इस्तेमाल, मंझले ब्रैकेट का इस्तेमाल कर रहे हो तो बताइए कि ये कौन है। तो क्वेश्चन में यहाँ पे कुछ भी स्पष्टीकरण नहीं दिया गया। स्पष्टीकरण तो भैया देना ही पड़ता है, लोकतंत्र में स्पष्टीकरण तो देना ही पड़ता है कि भैया ये कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ, किस लिए कर रहा हूँ, है ना। खुलेआम नहीं कर सकते आप कोई चीज़ों को इस तरीके से, तो बताना पड़ता है। और कंपटीशन में है तो सबको एक समान रूप से जानकारी आपको देनी पड़ेगी, भैया क्वेश्चन में क्या है, क्यों बना है। तो ये क्वेश्चन जो विवादित क्वेश्चन है, तो ठीक है। अगला क्वेश्चन, H और K G के 2 उपसमूह है, G बराबर H इंटरसेक्शन K है। ये पता नहीं कहाँ से उठा के बम फोड़ा है। कई बार तो जो पेपर सेटर होते हैं वो भी मजाक के मूड में होते हैं। मजाक के मूड ऐसा कि भैया बच्चे को हिला के रख देते हैं, जो पढ़ा हुआ है वो सब बेकार। ऐसी चीज दे दी पेपर में जो कहीं थी ही नहीं किताबों में, वो ढूंढ रहा है, पेजेस से पेजेस पलट रहा है, अपने टीचर्स की जाके जान खा रहा है, सर ये बताइए ये क्या है। तो सर भी कह रहे हैं भाई टाइम दे,
देखना पड़ेगा, क्योंकि ये तो ऐतिहासिक क्वेश्चन है। तो कई ऐतिहासिक क्वेश्चन भी आते हैं आपके, ये वैसा ये क्वेश्चन है कि एच और के, जी के दो समूह हैं, जी जो है वो एच कार्तीय गुणन के बराबर है। और अब ये बताइए कि ये क्या है। तो ये जो रिजल्ट है भाई, ये जबरदस्त रिजल्ट है। वो ये है कि जब कोई समूह जी अपने दो समूह एच और के कार्तीय गुणन के बराबर होता है तो इससे कई चीजें निकल के आती है। एक तो नंबर एक कि जी जो है वो एच के बराबर है, एच के बराबर है। इसकी व्युत्पत्ति जो है, अगर आप व्युत्पत्ति चाहते हैं तो काफी लंबी है इन रिजल्ट की। जी होता है एच के बराबर, तथा एच और के अंदर कुछ भी कॉमन नहीं होता सिवाय तत्समक अवयव ई के। एक एच पर सामान्य समूह होगा जी का, तथा के पर सामान्य समूह होगा जी का। एक कई रिजल्ट अटैच हो जाते हैं। अब आप कहेंगे ये सर रिजल्ट तो नवकार पब्लिकेशन में नहीं है, तो बिल्कुल नहीं है। नवकार में छोड़िए, आपका नॉर्मली जो भी आपके बीएससी में चलती है उस किताब में कहीं भी आपको ये रिजल्ट नहीं मिलेगा, क्योंकि मैंने कहा ना ऐतिहासिक क्वेश्चन है भैया ये। तो डाल दिया, हिलाने के लिए डाल दिया। तो जी बराबर है एच इंटरसेक्शन के, तो जी जो होगा एच के बराबर होगा और एच इंटरसेक्शन के ई के बराबर होगा। एच और जी के जो है वो पर सामान्य समूह होंगे जी के। अगर दोनों पर सामान्य समूह होंगे तो दोनों विभाग समुच्चय भी बनाएंगे, तो जी बटा एच बनेगा, बिल्कुल बनेगा। तो जी बटा के बनेगा, हाँ जी जी बटा के बनेगा। तो इस हिसाब से तो दोनों ऑप्शन पहले तो सही है, जी बटा एच बनेगा और जी बटा के भी बनेगा, दोनों ही बनेंगे। अब ये एच के और के आइसोमॉर्फिक होंगे या नहीं होंगे उसकी बात करते हैं। तो देखिए मैंने अभी बताया था ऑर्डर ऑफ जी जो है, ऑर्डर ऑफ जी जो है वो ऑर्डर ऑफ एच के बराबर होगा, क्योंकि जी बराबर एच के है। और ऑर्डर ऑफ एच इंटू ये ऑर्डर ऑफ के बराबर हो गया, क्योंकि एच के जो है दोनों में केवल तत्समक अवयव के अलावा कुछ और कॉमन नहीं है। तो ऑर्डर ऑफ एच के बराबर हो जाएगा ऑर्डर ऑफ एच इंटू ऑर्डर ऑफ के। ऑर्डर ऑफ एच को यहाँ ले आइए, तो ऑर्डर ऑफ जी बटा ऑर्डर ऑफ एच बराबर होगा ऑर्डर ऑफ के, ठीक है। और ऑर्डर ऑफ जी बटा ऑर्डर ऑफ एच को हम लिख सकते हैं ऑर्डर ऑफ जी बटा एच। इसका मतलब जी बटा एच का और के का ऑर्डर बराबर है। ऑर्डर बराबर है तो आइसोमॉर्फिज्म की जो शर्त है वो इन पे काम कर सकते हैं, क्योंकि दोनों में अवयव बराबर है। यही बात अगर हम इस बार में किसको नीचे लाया था, एच को लाया था, अगर के को लाता तो भी ये होता। तो ये दोनों के दोनों रिजल्ट जो है वो इस तरीके से सही पाए जाते हैं। और रही बात डेरिवेशन की, तो बहुत कुछ है इसमें डेरिवेशन कराने के लिए। वो मैंने कहा ना कुछ क्वेश्चनों के साथ हाथ जोड़ लेना चाहिए कि भैया ठीक है मैं आपको पूछता हूँ, है ना, कुछ थोड़े से ऊपर होते हैं उन क्वेश्चनों के, आप नमस्कार करिए और उनको जाने दीजिए, ज़्यादा अच्छा है, ठीक है ना। अगर आप आइए, मैं कह रहा हूँ ऐसे क्वेश्चनों के लिए आप आइए CSIR नेट में आइए, CSIR नेट में खुल के इनके बारे में बात करेंगे, ये उसके लिए जगह है। तो यहाँ पे लिए सेकंड ग्रेड के लिहाज से इसका कोई काम था ही नहीं, बिना मतलब में मजे लेने के लिए या थोड़ा सा बच्चों को परेशान करने के लिए या टीचर्स को परेशान करने के लिए डाले गए क्वेश्चन है। तो चलिए उम्मीद करता हूँ कि मैंने सारे क्वेश्चन आपको ग्रुप थ्योरी के करवा दिए हैं, अच्छे क्वेश्चन थे। थोड़ा सा आइडिया भी आपको समझाने की कोशिश की है कि एक्चुअली क्या पूछता है, कैसे क्वेश्चन पूछता है। सिर्फ क्वेश्चन में जितना बताया गया उतना मत पढ़िएगा, उससे ज़्यादा भी उससे पढ़ने की कोशिश कीजिएगा। ऐसे क्यों, ऐसे क्यों, ऐसा ही क्यों, इसलिए क्यों, सब कुछ इधर उधर दाएं बाएं चारों तरफ देखिएगा। ये नहीं कि अमित जी ने दिखाया कि ये देखिए पेन, तो पेन ना देखिए, पेन की निब भी देखिएगा, ऊपर नीचे दोनों तरफ देखिएगा, साइड में भी देखिएगा, चारों तरफ देखने की कोशिश करिएगा, क्योंकि अगली बार ये नहीं आएगा, अगली बार इधर का या ऊपर नीचे का कुछ ना कुछ आएगा, वो मिस ना हो आपसे। तो चलिए उम्मीद करता हूँ कि मेरी सारी बातें आप समझ पाए होंगे। और कोई प्रॉब्लम आई, कोई बात मैंने गलत कही हो, कुछ और कहा हो, उससे आपको कोई ठेस लगी हो, तकलीफ हुई हो, तो मुझे माफ़ करिएगा। मैंने पूरी ईमानदारी से आपको सब कुछ जो था वो आपको अच्छे से समझाने के लिए मैंने मेहनत की है, ताकि डिटेल में, और कुछ चीज़ें को व्यंग्यात्मक तरीके से इसलिए रखा ताकि आप कनेक्ट हो सके उसके साथ, आप उन बातों के साथ कनेक्ट हो सके, क्योंकि जो व्यंग है, जो चुटकले हैं, जो जोक्स है, जो बातें हैं छोटी छोटी, वो कहीं ना कहीं आपको याद रह जाती है। और हमारा मकसद भी ये होता है कि चीज़ें याद रहे, है ना। तो पढ़ाने का जो है, जो टीचिंग है, वो एक आर्ट है, और ये आर्ट में सबसे बड़ा पार्ट यही होता है कि अगर आप बच्चे को याद नहीं रखवा सकते, अगर आप अपने कथनों को याद नहीं रखवा सकते, तो फिर पढ़ाना बेकार है, क्योंकि याद तो रखना ही पड़ेगा। ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।